वेलकम गाइस, वेलकम टू द पीटी 365 लेक्चर। तो इसमें जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि जो पीटी 365 का डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट करने का, उसके समरी को कंप्लीट करने का। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही इसमें दिया हुआ है। एवरीथिंग अनइम्पॉर्टेंट हैज बीन डिलीटेड। ओके, अब देखो, लेट अस स्टार्ट विथ क्लाइमेट चेंज। तो देखो, इन्वायरमेंट जो है वो मल्टीपल पिलर्स में डिवाइडेड है। क्लाइमेट चेंज आपका आ गया, उसके बाद क्या आ गया आपका, पोल्यूशन आ गया, पोल्यूशन हो गया, और क्या हो गया इसमें आपको, लेजिस्लेशन हो गया, उसके बाद फ्लोरा एंड फौना, उसके बाद एक्स सिटू साइट्स इन न्यूज। ओके, उसके बाद मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो ये सारे आपके पिलर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इन सारे पिलर्स में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। सारे में आपको एक अच्छे माइंडसेट के साथ और एक मेहनती माइंडसेट के साथ सबको देखना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक्सी टू साइट्स कर लिया और क्लाइमेट चेंज में सही से नहीं पढ़ाई की। ऐसे नहीं करना है, लेजिस्लेशन ठीक से कर लिया, पॉल्यूशन नहीं किया, सबको करना है, तभी जाके आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, ऑलराइट। तो अब यहाँ आ जाओ, क्लाइमेट चेंज में आ जाओ। सो क्लाइमेट चेंज में ओजोन होल डायनामिक्स, एक्सी टू एज इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सॉरी, नॉट एक्सी टू, अरे यार, एक्सी टू नहीं, इन टू गलत हो गया, इन टू सॉरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, तो कौन सा रिवर कौन से के पास से जा रहा है, ठीक है। हाँ, इन सीटू हुआ, करेक्ट करेक्ट, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। सो नेशनल पार्क से के पास से कौन सा रिवर जा रहा है, नेशनल पार्क में क्या है, कहाँ लोकेटेड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। ओजोन होल डायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्लाइमेट चेंज। सो एक स्टडी है 2020 से 22 तक की, उसमें बोला गया है कि ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका हैज ग्रोन व्हाट, लार्जर एंड थिनर। ओके, सो दिस इज अलार्मिंग। ऑल्दो ओजोन होल जो है, इट हीलिंग और नॉट हीलिंग। जो ओजोन होल है एक समय को बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था, व्हाट इज इट, इट इज हीलिंग। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि ओजोन होल का जो मल्टीलैटरल हमने एफर्ट दिया है, that has been successful. It is only one of the few successful attempts at multilateral action। क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। अब ओजोन होल है, लेयर है क्या? इट्स ए थिन शील्ड ऑफ गैस इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। यस, सो द लेयर ओजोन होल जो है, ओके, वो लार्जर और थिन होते जा रहा है। इट्स दे आर सेइंग कि जो ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर है वो थिन होते जा रहा है। So that is actually what, a good thing or a bad thing? If the ozone hole, not the ozone layer, ozone hole is over Antarctica is growing larger and thinner. All right. तो अगर वो थिन होते जा रहा है और लार्ज होते जा रहा है, सो वहां पर क्या है, अगर लार्ज हो रहा है तो इट इज प्रॉब्लमेटिक। ऑब्वियसली यूवी रेज जो है आपके आते जाएंगे, ठीक है। Approximately 90% of Earth's ozone is found in the stratosphere। तो 90% जो है अर्थ का जो ओजोन है वो कहाँ आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, तो ये चीज आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका डॉक्यूमेंट आपको एनोटेटेड डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ठीक है। ओजोन होल refers to regions where ozone level falls below 220 dB units और डॉप्सन यूनिट्स। सो जहां पर 220 डॉप्सन यूनिट जो है, ओजोन होल कहां पर रहता है, जहां पर ओजोन का लेवल, ओजोन का फॉर्मूला क्या है दोस्त? ओके, जहां पर O3 का लेवल कहां पर 220 डॉब्सन यूनिट से नीचे चला जाता है। ओके, एवरेज क्या होना चाहिए, थिकनेस 300 डॉब्सन यूनिट। ओके,
एवरेज क्या होना चाहिए थिकनेस, तो 300 डॉप्सन यूनिट। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, अगर थिन होते जा रहा है, ओके ऑलराइट, थिन होते जा रहा है, सो इट इज प्रॉब्लमैटिक, इट इज प्रॉब्लमैटिक, करेक्ट, ऑलराइट। सो अब यहां पर क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, ओजोन लेयर का थिकनेस को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, डॉप्सन इज दी बेसिकली द यूनिट दैट इज देयर टू कैलकुलेट, ओके, दैट इज देयर टू कैलकुलेट, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कैसे देखते हो, ओके, कैसे देखते हो, तो ओजोन लेयर का जो कॉलम होता है, ओजोन लेयर का जो कॉलम होता है उसकी थिकनेस को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अगर ओजोन जो है, जितना भी ओजोन है, अगर एक कॉलम में आप स्क्वीज कर दो, अगर ओजोन को एक कॉलम में आप स्क्वीज कर दो, ठीक है, तो कितना थिकनेस होगा, उतना वो डॉप्सन यूनिट का आपको नंबर मिल जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसको क्या बोलते हैं, ओडीएस, आर ह्यूमन मेड गैसेस दैट कैन रीच द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये याद रखना दैट ओडीएस कैन रीच स्ट्रेटोस्फेयर। मेजर ओडीएस क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विच आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, दोज आर क्लोरीन, ब्रोमीन, सीएफसीज, जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन्स। अब यहां पर क्या करना है, व्हाट डू यू गाइस हैव टू डू हियर, कैन यू टेल मी। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस सबको विकिपीडिया से आपको पढ़ के देखना है। देखो ये जो है, दिस इज नॉट समथिंग, पीटी 365 इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू गेट यू नंबर्स। मैंने पहले भी बोला है कि नेट टोटल 0 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पीटी 365 से, आप चेक करके देख लो। आवाज आ रही है क्लियर, आर यू गाइस एबल टू हियर मी, वॉइस कट हो रहा है, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, अब क्लियर है, ऑलराइट, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो है, जब तक आप चेक नहीं करोगे, अब यूपीएससी यहाँ पर पीटी 365 में दिया हुआ है दैट द मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आर क्लोरीन, ब्रोमीन, सीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हैलेंस, ओके, राइट, ठीक है। तो ये जो चीज है, इस चीज को आप समझो कि ये दिस इज ओनली द ऊपर का लेयर। इससे आपका मे बी कोई दूसरा एग्जाम निकल जाएगा, बट यूपीएससी में दिक्कत आने वाली है। आई हाईली सजेस्ट कि इसको आप क्या करो, विकीपीडिया से जाके सर्च, विकी सर्च जो है, और समझो इसके प्रॉपर्टीज क्या है। दिस इज समथिंग दैट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू, ओके, ठीक है, दिस इज समथिंग ऑब्वियसली समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, ऑलराइट। United Nation Environment Program reports that ozone layer is on track to recover within 4 decades. So this is a trend obviously which can be asked कि क्या रिकवर हो रहा है, बिल्कुल रिकवर हो रहा है, 4 डिकेड के अंदर ये रिकवर हो जाएगा, ओके। What are the factors influencing the ozone hole over Antarctica? So भाई अंटार्कटिका के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले देयर इज अ चेंज इन दी अंटार्कटिक पोलर वोर्टेक्स। अब पोलर वोर्टेक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, तो देयर इज ए stratospheric wind patterns with a swirl of low pressure and cold air। तो यहां पर ध्यान रखना, पोलर वोर्टेक्स हैज लो प्रेशर, यूपीएससी कैन आस्क इट हैज हाई प्रेशर, आपको वहां पर आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, एंड इट हैज कोल्ड एयर, ओके, and it is more pronounced over the south pole, leading to the formation of what, polar stratospheric clouds। सो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहां बनता है आपको ज्यादा, साउथ पोल। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और नैक्रियस क्लाउड्स फॉर्म बिलो -78 डिग्री सेल्सियस। सो पीएससीज जो है आर फॉर्म्ड इन अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन, ओके, एंड दे डू व्हाट, दे ट्रैप आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये क्या करता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, ओके, और ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है,
How can it destroy ozone? By converting benign form of chlorine into reactive ozone destroying form. Okay, so ये जो है क्लोरीन जो है, बिनाइन फॉर्म मतलब क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर, मालिग्नेंट ट्यूमर समझते हैं ना आप लोग? बिनाइन मतलब एक जगह रहता है, अनरिएक्टिव, स्टेबल। उसको क्या करता है, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, नैक्रियस क्लाउड, उसको रिएक्टिव में बदल देता है, और जिससे ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिमूव्स नाइट्रोजन कंपाउंड दैट मॉडरेट द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन। तो ये करता क्या है, ये जो नैक्रियस क्लाउड है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को निकालता है। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स को निकालता है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द प्रॉब्लम इज दैट nitrogen compound is necessary for moderating the destructive impacts of chlorine. Okay. Solar cycle variation. So changes in the solar cycle can also influence the ozone layer. सोलर साइकिल में अगर वेरिएशन आता है तो वहां पर भी ओजोन लेयर में चीजें चेंज हो जाएंगी। इंक्रीज्ड सीएफसीज, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उसके वजह से भी ओजोन डिप्लीशन होता है। सो सीएफसी जो है, यहां मैं लिख देता हूं, विकी सर्च इज नेसेसरी। उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी नेसेसरी। ओके, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है पीटी 365, पहले भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आपको हेल्प नहीं करेगा जब तक इसको यूज करके, आप एज अ बेस यूज करके अपने इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे। ओके, ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं। सो यहां पर है कि इंडिया हैज सरपास्ड the target set by the Montreal Protocol as reported by the Ministry of Environment and United Nation Development Program। तो यहां पर एक चीज हमें पता चलती है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इन्वॉल्व। अब यहां पर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब सुबह हमने बात की थी यहां पर कैसे यूएनडीपी को आप टैकल करेंगे, बाय गोइंग टू इट्स वेबसाइट। अब वेबसाइट में जाओगे तो वहां पर यूएनडीपी का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ क्या कनेक्शन है वो आपको बढ़िया से पता चल जाए। मैंने ये भी दिखाया था कि उससे बेटर सोर्स कोई नहीं हो सकता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के खुद के वेबसाइट पे आप जा सकते हो टू अंडरस्टैंड। ऑल इट इज गोइंग टू टेक इज 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, उससे ज्यादा नहीं लेगा। जिंदगी भर के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट इज फार फार बेटर when compared to any compilation, any kind of short notes। इंडिया का क्या अचीवमेंट है दोस्त? HCFC फेज आउट। सो इंडिया जो है, इट एक्सीडेड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स गोल by achieving a 45% reduction against a 35% टारगेट। उन्होंने क्या बोला था इंडिया ने कि भाई हम जो है 44% HCFC, ओके, 44%, 35% HCFC करेंगे, और उसके अगेंस्ट क्या किया इंडिया ने? इंडिया ने 44% हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको निकाल दिया। तो अब क्या यहां पर करना है फ्रेंड्स? यहां पर मैं पूरे एनोटेटेड डॉक्यूमेंट में लिखते जा रहा हूं, मैं पूरे एनोटेटेड डॉक्यूमेंट में लिखते जा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये डॉक्यूमेंट खोल लेना और उसमें से देख लेना क्या क्या बोला गया है विकी सर्च करने के लिए। कंसेप्चुअल, एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड। उसके बाद HCFC 141B। तो 141B किस तरीके से काम करता है? So HCFC 141B is used as a blowing agent in the production of rigid polyurethane foam and as a refrigerant in the new equipment manufacturing. It has been completely eliminated. तो HC इंडिया ने क्या किया है, HCFC 141B को completely eliminate कर दिया है, जो पहले rigid polyurethane में यूज होता था और एज अ रेफ्रिजरेंट इन न्यू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता था। ओके, सो व्हाट इज ए ब्लोइंग एजेंट? Can anybody tell me what does blowing agent mean? So basically ये जो होता है आपका, इसको फोम्ड प्लास्टिक में यूज करते हैं।
ब्लोइंग एजेंट को फोम्ड प्लास्टिक्स में यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, प्लास्टिक्स लाइट बनते हैं। प्लास्टिक्स क्या होता है, लाइट बनते हैं। इसे क्या करता है, ये क्या करता है बेसिकली, ये ट्रांजिशन करता है प्लास्टिक को, ये ट्रांजिशन करता है प्लास्टिक को। ओके, इट हेल्प्स इन ट्रांजिशनिंग ऑफ प्लास्टिक, और उसको जो है प्लास्टिक को एक पर्टिकुलर फॉर्म देता है। और उसको इंडिया ने क्या किया है, ये जो HCFC 141B है, उसको इंडिया ने रिड्यूस किया है as part of its Montreal Protocol obligations. India plans to phase out the use of HCFC in new equipment manufacturing by December 2024 ahead of Montreal Protocols 2030. So Montreal Protocol क्या बोल रहा है कि 2030 में आप HCFC को फेज आउट करो, लेकिन इंडिया ने क्या बोला, नहीं भाई, इसी साल एंड में दिसंबर 2024 में हम इसको खत्म कर देंगे। अदर नोटेबल अचीवमेंट्स क्या क्या है? सो पहले हमने कौन कौन से सब्सटेंसेस को फेज आउट किया है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको 5 सब्सटेंस दे देगा, उसमें से बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑलरेडी फेज्ड आउट अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? कैन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम? आउट ऑफ द फॉलोइंग which kind of additives has been phased out? You never know. So please इसको ध्यान देना। So already we have phased out CFCs ऑलरेडी। ये क्या करना है आपको, मैं यही लिख देता हूँ, विकीपीडिया सर्च इज वेरी नेसेसरी। CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या है, CFCs कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलेंस एंड अदर फॉर कंट्रोल्ड यूज। तो हैलेंस जो है, आप अगर विकीपीडिया पे जा रहे हैं तो उसका क्या यूज है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्यों फेज आउट किया गया है, कहाँ बाइंड होता है, ये बेसिक चीजें, उसके बारे में रिसर्च नहीं करना है, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। HFC phase out management plan stage 2, so under this implementation from 2017 to 2024 shall happen. Okay, 2017 to 2024 shall happen, and उसमें क्या होगा, HFCs को हम फेज आउट करेंगे। अब आ जाते हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान पे। सो इट एम्स टू रिड्यूस कूलिंग डिमांड, transition refrigerants, enhance energy efficiency and adopt better technology options by 2037 and 38। तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का मतलब क्या है? क्या सबको एसी देना है, क्या एयर कंडीशनर देना है? नहीं, एयर कंडीशनर नहीं देना है। इंडिया को कूल करना है, हमारे इन्वायरमेंट को कूल करना है, विच इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग द टेम्परेचर्स। ओके, द टेम्परेचर्स आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ओके, so it aims to reduce cooling demand, transition refrigerants, enhance energy efficiency। तो ये सारी चीजें करेंगे ICAF में with the target of 2037 to 2038। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑब्वियसली इसका ये सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको अभी भी जाना है, यू हैव टू गो टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स वेबसाइट एंड द विकिपीडिया पेज, लेकिन फिर भी एक ऊपर से आप व्यू ले लो। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में स्टार्ट हुआ था। तो इट वाज इन द 1970s व्हेन द साइंटिस्ट्स फर्स्ट पॉइंटेड आउट दैट द ओजोन लेयर में होल बन रहा है। ओके, सो दिस वाज ए इशू ऑफ मास पैनिक। वर्ल्ड लीडर्स में जो है एक मास पैनिक आ गया था कि ये जो ओजोन होल अगर कंटिन्यू रहा तो ऐसा होगा कि एवरीबडी इज गोइंग टू गेट कैंसर, बिकॉज आपको पता है यूवी रेज अगर आ जाता है तो हार्मफुल यूवी रेज से हमें ओजोन बचाता है। व्हेन द यूवी रेज कम तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूवी रेज कम टू द अर्थ। ठीक है, आई हैव शोन यू इन द लास्ट क्लास, उसकी वीडियो मिल जाएगी, एक बार उस पर देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है, लास्ट क्लास की जो वीडियो है उसमें डिटेल में बता रखा है हाउ टू सर्च ऑन द वेबसाइट। ओके, वी हैड आई थिंक डिस्कस फॉर हाफ एन आवर, सो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ओके, ऑल राइट। सो इसका जो फाउंडेशन है, इम्प्लीमेंटेड अंडर द वियना कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वियना कन्वेंशन 1985 में था, एज ए ग्लोबल ट्रीटी to eliminate the production and use of ozone depleting substance। तो ये जो ODS है, ODS को एलिमिनेट करना, उस समय रेफ्रिजरेटर्स, ओके, रेफ्रिजरेटर्स में सबसे ज्यादा यूज होता था
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो डू यू थिंक दैट ये इंडिया की गलती है? उस समय तो आई थिंक 95% इंडियन हाउसेज में रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, ओनली 5% इंडियन हाउसेज माइट हैव रेफ्रिजरेटर्स। उस समय किसी के पास वो नहीं होता था, एयर कंडीशनर हार्डली किसी के पास होता था। सो इंडिया का नहीं था, दिस इज अ वेस्टर्न बर्डन दैट वी आर लुकिंग इनटू। So it is the first universally ratified treaty of the United Nations. बहुत important. First universally ratified treaty of the United Nations, which emphasizes its global acceptance and commitment. World Ozone Day. It is celebrated on September 16 of each year to commemorate the signing of the Montreal Protocol. आजकल UPSC dates वगैरह भी पूछ रहा है. If you guys have seen, तो इस तरीके के factual चीजें भी पूछ रहा है. तो इट इज ऑलवेज गुड अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, आप देख सकते हो, ठीक है। देन देर इज किगाली अमेंडमेंट। ओके, सो वेयर इज किगाली, वेयर इज किगाली, इन विच कंट्री is which country is Kigali? So there is a country called Rwanda. There is a country called Rwanda. वहां पर किगाली है। तो आपको पता है ना किगाली में इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वहां पर हर फ्राइडे को छुट्टी होती है और हर फ्राइडे को आपको एवरी सिटीजन हैज टू क्लीन द सिटी। ओके, सो अडॉप्टेड टू फेस डाउन प्रोडक्शन। व्हाई दिस किगाली अमेंडमेंट? अमेंडमेंट क्या होता है दोस्त? अमेंडमेंट क्या होता है? सो अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें जो है ये ऐड किया गया बाद में। सो ये जो है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनिशिएट किया और उसके जगह आपने बोला कि हम लोग सीएफसीज की जगह हम लोग एचएफसीज यूज करेंगे। वहां पर यह बोला गया कि ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग ओडीएस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने बोला कि आप एचएफसी यूज करके देखिए। ओके, एवरी कंट्री स्टार्टेड यूजिंग दैट, बट प्रॉब्लम वहीं पर आई that later on it was found that even the hydrofluorocarbons, okay, even the hydrofluorocarbons are problematic. Okay, so यहां पर इन्होंने क्या बोला कि जो हमने ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया था वो भी प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए हम एचएफसीज को भी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी हम फेज आउट करेंगे बाय 2047। ओके, बाय 2047 इन अ स्टेप वाइज मैनर फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ये याद रखना। अब एचएफसीज क्या है, we have to wiki search. Okay, India's commitment to the Montreal Protocol. So India became a party to the Vienna Convention in 1991. So India was not a member since inception. क्या मैं ये बोल सकता हूँ? India was not a member since inception. उसको ratification में time लगा। So ratify करने के लिए, okay, ratify करने के लिए it waited some time. तो वियना कन्वेंशन आफ्टर 6 इयर्स, 1985 में वियना कन्वेंशन आया, इट वेटेड फॉर 6 इयर्स और फिर 1991 में आया। सिग्नेटरी और रैटिफिकेशन दो अलग चीज होती है, प्लीज इसको ध्यान रखना। व्हेन आई से दैट इंडिया इज ए सिग्नेटरी, इसका मतलब इंडिया ने साइन कर दिया। और रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रैटिफिकेशन का मतलब होता है मेड ऑफिशियल, मतलब इंडिया ने उसको ऑफिशियल कर दिया थ्रू ए लेजिस्लेशन, थ्रू ए लॉ, थ्रू अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ओके, सो इस चीज को याद रखना, ठीक है। Kigali Amendment ratification. So it was ratified in 2021, committing India to a phase down of HFCs starting in 2032, aiming for an 85% reduction by 2047. तो इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को भी 2021 में रैटिफाई कर लिया, जहां पर इंडिया बोल रहा है कि हम एचएफसीज जो है 2032 से फेज डाउन करना स्टार्ट करेंगे, और जो किगाली अमेंडमेंट का ईयर है 2047, वहां पर हम 85% रिडक्शन लेके आएंगे। which is the implementing agency? No guesses, no prizes in guesses, MOEFCC. So it is the implementing agency. स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर रिपोर्ट आया था 2023, उसका की इनसाइट्स देखते हैं। सो ये किसने निकाला था? इंटरनेशनल क्रायोस्फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, आईसीसीआई ने। सो यहाँ पर जो है आपको यहाँ समझना होगा हाउ द क्वेश्चंस आर सेट।
इन द नॉर्मल एग्जामिनेशन जैसे सीडीएस हो गया या दूसरी एग्जामिनेशन है जहां पर उतना वेटेज नहीं रहता रिटर्न को, वहां पर बेसिक पूछ लेगा कि स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट किसने किया है। 4 ऑप्शन में आईसीसीआई विल बी वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन क्या यूपीएससी ऐसे पूछेगा? अब आपको क्रायोस्फीयर का कंसेप्ट आना चाहिए। क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्रायोस्फीयर कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीज अगर नहीं पूछेगा, ओके, यूपीएससी जो है वो इस तरीके से नहीं पूछेगा कि आपको डायरेक्टली पूछ ले स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट किसने किसने किया है। तो बहुत बहुत कम चांस है। यूपीएससी इन जनरल क्या करता है, ट्रेंड देखता है न्यूज का और वहां से कंसेप्ट डिराइव करता है। ओके, वहां से ट्रेंड देख के कंसेप्ट डिराइव करता है, ठीक है। So ICCI is a network comprising experts and researchers dedicated to the preservation of the Earth's cryosphere, ठीक है, through collaboration with the government and organization, ठीक है। हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या है? वाइड स्प्रेड, देर इज वाइड स्प्रेड ग्लेशियर लॉस। तो रिपोर्ट बोलता है कि नियरली ऑल ट्रॉपिकल एंड मोस्ट मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर अलॉन्ग विथ पोलर रीजन आर एट अ रिस्क ऑफ डिसअपियरिंग विथ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 2%, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो जितने भी ट्रॉपिकल और मोस्ट ऑफ दी मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर्स जो है वो सारे चले जाएंगे, उसका डिसअपियरेंस हो जाएगा। तो क्या इंडिया में प्रॉब्लम हो जाएगी उससे? गंगा नदी को कुछ प्रॉब्लम होगी? ऑल द ग्लेशियर फेड पेरेनियल रिवर्स, ऑल द ग्लेशियर फेड पेरेनियल रिवर्स में प्रॉब्लम आएगी? अनफॉर्चुनेटली इंडिया का क्या सीन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट, राइट। तो हमारे इंडिया भी इस प्रॉब्लम में फंस सकता है, ओके। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ दी, अब ये तो मिड लैटिट्यूड पे आ गया, अब तो मिड लैटिट्यूड पे आ गया, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगी उत्तराखंड में, हो सकता है कि बहुत सारे रिवर्स का सोर्सेज जो है तिब्बत से जो आता है या नॉर्मल सोर्सेज आता है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, ओके। इम्पैक्ट ऑन द हिमालयस, तो स्पेसिफिकली हिमालयस कुड लूज अप टू 50% ऑफ द करंट आइस वॉल्यूम अगर टेम्परेचर राइज होता है 2 डिग्री सेल्सियस से। डिकेड ऑफ आइस लॉस, the last 10 years have seen the 7 worst years of ice loss recorded। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग द क्रायोस्फेयर, तो क्रायोस्फेयर होता क्या है दोस्त? क्रायोस्फेयर इनकम्पासेस ऑल द फ्रोजन वाटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो फ्रोजन वाटर पे 2021 प्री का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देर इज ए क्वेश्चन ऑन वाटर की सबसे ज्यादा वाटर कहाँ स्टोर्ड है। सो देर वॉज दिस क्वेश्चन विच इज अ वेरी एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन है। एक और चीज आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की किताब आती है 6 to 12, उसको कितने बार भी पढ़ लो कम है। यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल 20-30 टाइम्स इन द नेक्स्ट 85 days, बिकॉज वहां से जो क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके गारंटीड है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेशन में क्या इसका इम्पैक्ट है क्रायोस्फेयर का? हाई एल्बिडो इफेक्ट। सो एल्बिडो क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज एल्बिडो? When I say that I am referring to the albedo of earth, right? Reflection of sunlight, correct? So यहाँ पर जो है अर्थ का एवरेज एल्बिडो कितना होता है? व्हाट इज एवरेज एल्बिडो? तो व्हेन आई से दैट द अर्थ्स एवरेज एल्बिडो इज 0.30, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि 30% ऑफ सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। इफ आई से इट इज 0.4, 40% ऑफ सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं एल्बिडो से? एल्बिडो से हम क्या देखते हैं कि कितना जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट। सो बेसिक जो है यहां पर आप देखो, अगर मैं लिख दूं आपके लिए, सो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड, ओके। तो अर्थ का एवरेज क्या अल्बीडो है? इट इज 0.30, मतलब 30% अर्थ जो है 30% सनलाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर पाता है।
So cryosphere help regulate Earth's temperature through its high albedo. High albedo का मतलब क्या है कि ज्यादा, when I am talking about the cryosphere spaces, वहां से ज्यादा लाइट्स, वहां से ज्यादा लाइट्स जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. इट रिफ्लेक्ट्स ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन स्टोरेज. So permafrost in the cryosphere traps large amounts of carbon, preventing its release into the atmosphere. तो आपको ये पता है ना, ये साइबेरिया का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, कि अगर साइबेरिया में ये जो परमाफ्रॉस्ट है, अगर वो पिघल जाएगा तो वहां से मीथेन निकलेगा. ऐसा कहा जा रहा है दैट द मीथेन लेवल कैन स्काई रॉकेट. ओके, करेक्ट. वाटर रिसोर्सेज भी है ये क्रायोस्फीयर. इट होल्ड्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर वाइटल फॉर इकोसिस्टम. लेकिन क्रायोस्फीयर सिंपल नहीं देखना है, यू हैव टू डू ए विकी सर्च, बिकॉज क्रायोस्फीयर doesn't only mean the water sources. Cryosphere doesn't only mean the water sources. Okay, what is the consequences of melting? So melting of cryosphere leads to extreme weather events and sea level rise. So extreme weather events और sea level rise हमें देखने को मिलता है. इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? सो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम. तो इसको आप कहां से पढ़ोगे? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इफ पॉसिबल विकासपीडिया से. हैव यू सीन दैट विकासपीडिया? हैव यू सीन विकासपीडियाज वेबसाइट? तो एक बार उसको जरूर चेकआउट करना, वहां से जो है आप आराम से कर सकते हो. देन सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद इन द वाडिया इंस्टीट्यूट. ठीक है, सो ये बोल बच्चन है मोर और लेस, इतना याद रखना. वाडिया इंस्टीट्यूट में आपका सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी है. Ice melt in West Antarctica is happening, so it can lead to a potential sea level rise up to 5 meters. Primary cause क्या है sea level का? So ocean driven melting of floating ice shelves in the Amundsen Sea. तो ये Amundsen Sea जो है उसमें आपको क्या देखने को मिला है? फ्लोटिंग आइस शेल्व्स का, जो बेसिकली जो ग्लेशियर्स होते हैं उसका हमें मेल्टिंग देखने को मिला. ठीक है, तो यहां पर जो है अमुंडसेन सी जो है आपको कहां मिलेगा? सो ये इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग. अमुंडसेन सी, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एज ए मैप बेस्ड थीम. ओके, सो आई थिंक अमुंडसेन वाज ए एक्सप्लोरर. ही वाज अ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर जिनके नाम पे इसको रखा गया है अमुंडसेन. रोल्ड अमुंडसेन नाम था. 1929 में उनका एक्सपेडिशन था. ओके, यस, ठीक है. सो व्हाट आर द ग्लोबल एफर्ट्स टू सेफगार्ड अंटार्कटिक? तो अंटार्कटिक है क्या? अंटार्कटिक कौन से कंट्री को बिलोंग करता है? रशिया को बिलोंग करता है, नॉर्वे को बिलोंग करता है, या डेनमार्क को बिलोंग करता है? विच कंट्री इट बिलोंग्स? किसी को नहीं करता है. ओके, इट्स अ ग्लोबल कॉमन. ब्यूटिफुल. इट इज व्हाट? इट इज ए ग्लोबल कॉमन. ओके, ओके, इट्स जस्ट लाइक मून. इट्स जस्ट लाइक मून. मून जैसे किसी का नहीं है, उसी तरीके से अंटार्कटिक जो है वो किसी का नहीं है. सो अंटार्कटिक ट्रीटी जो है आपकी 1959 में हुआ था. तो इट एम्स टू डीमिलिटराइज अंटार्कटिक एंड प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन. इंडिया जो है उसका मेंबर है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडिया इज ए मेंबर ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी. इंडिया आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है क्या? इंडिया आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, ऑब्जर्वर है दोस्त. इंडिया जो है आर्कटिक काउंसिल का, India is an observer. Does it make sense for India to become a member of the Arctic Council? मैंने क्या बताया था सुबह में? Geographically not possible. जैसे Amazon अलायंस है, Amazon अलायंस है, तो क्या इंडिया को सेंस बनता है Amazon अलायंस में जाने का? वहां पर कौन सी कंट्रीज है Amazon अलायंस में? ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गयाना, कोलंबिया. ओके, लेकिन जोग्राफिकली नॉट पॉसिबल. यहां का आर्कटिक काउंसिल का मेंबर देखोगे आप, रशिया, यूएस, Denmark, Canada. So you see all the countries which are touching, all the countries that are touching the this Arctic Council, sorry, Arctic area. Generally Arctic Circle वाले countries जो है, all right, वहां से.
Convention for the Conservation of Antarctic Seals 1972. So it focuses on the protection of Antarctic seal. अब क्या करना है दोस्त, अब जब अंटार्कटिक सील बोल ही दिया गया है तो विकी, ओके. Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, it was ratified by India. This convention is dedicated to the conservation of marine life in Antarctic waters. Then Madrid Protocol 1991 में, so Protocol on Environment Protection to the Antarctic Treaty. So India, आप देख सकते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा क्यूरियस है, इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अबाउट अंटार्कटिक, सो इट हैज साइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट. ऑलराइट, ये चीज आप याद रखना. सी जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट अगर आप मैड्रिड प्रोटोकॉल सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी. ओके, आपको जैसे मैड्रिड प्रोटोकॉल, आपने वीपो का सुना होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेडमार्क वगैरह के थ्रू होता है. सो एक सिटी में मल्टीपल, जैसे मैड्रिड प्रोटोकॉल मैंने बोला, दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली प्रोटोकॉल मैंने बोल दिया, इस्तांबुल डिक्लेरेशन, इस्तांबुल प्रोटोकॉल, तो मल्टीपल उसमें चीजें आ जाती हैं. बिकॉज एक सिटी में अगर मान लो कोई डिक्लेरेशन हुआ है तो ऑटोमेटिक नाम उसका आ जाता है. सो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना होगा. ओके, क्या है इंडिया का कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम 1981 में स्टार्ट हुआ था. रिसर्च बेस इंडिया का है, 3 रिसर्च बेस है, दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012 का. सो मैत्री और भारती जो है अभी करंटली ऑपरेशनल है, प्लीज रिमेंबर दिस. भारती और मैत्री और भारती इज करंटली ऑपरेशनल, दक्षिण गंगोत्री इज नॉट. ठीक है. अंटार्कटिक एक्ट ऑफ 2022, अब इसमें क्या करना है जल्दी से बताओ. पीआरएस, ओके, पीआरएस समरी. अगर कोई एक्ट है तो उसका पीआरएस समरी पढ़ना है. Okay? So this act was enacted. The Antarctic Act of 2022 was enacted to align with the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, and the Madrid Protocol. So Madrid Protocol आ सकता है, आप देख लेना. Okay, it can be a question. Please remember this. Arctic amplification. Now let us come to Arctic amplification. What is Arctic amplification? So highlighted by World Meteorological Organization WMO. So ये जो है WMO में रहता है. Arctic has warmed twice as much as the world average, indicating a significant differential in warming rates. So Arctic जो है वो वर्ल्ड से, जो वर्ल्ड का मान लो x है, तो आर्कटिक का वार्मिंग रेट कितना हो गया है 2x. ओके, सो उसके वजह से देर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स. अब आर्कटिक में प्रॉब्लम क्या है दोस्त, आर्कटिक का यही प्रॉब्लम है कि वहां से जो पोलर कैप्स है अगर वो मेल्ट होगा तो वर्ल्ड का जो सी लेवल है वो राइज करेगा. ओके, और जैसे सिटीज लाइक बॉम्बे, cities like Goa, cities like Chennai, these are going to be submerged. Okay, what is the reason for this, why the poles are warming twice as much as the normal areas? उसके पीछे का रीजन है that Arctic जो है being an ocean covered by sea ice. तो हम क्या समझते हैं कि इट्स अ जो पोल्स है दैट इज एक्चुअली ए लैंड मास. इट्स नॉट. ओके, इट्स नॉट एग्जैक्टली ए लैंड मास, इट इज मोस्टली सी. इट इज व्हाट, इट इज मोस्टली सी विच इज कवर्ड विथ आइस. ओके, तो जब आप आर्कटिक पे चलते हैं या अंटार्कटिक पे चलते हैं तो आप बेसिकली सी पे चल रहे हैं विच हैज अ वेरी थिक लेयर ऑफ आइस. सो उसके वजह से दे एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर पोलर एम्प्लीफिकेशन कंपेयर टू अंटार्कटिका. तो आर्कटिक जो है, आर्कटिक वाला जो सी आइस है और आर्कटिक ओशन जो है, ऑलराइट, आर्कटिक ओशन है, उसकी वजह से अंटार्कटिक के कंपैरिजन में आर्कटिक जो है वो ज्यादा वार्म होता है. ठीक है. Melting ice cover, so reduction of ice cover exposes more land and water to sunlight, leading to increased absorption of solar energy. तो अब जैसे सपोज ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड से वहां पर ग्रीनलैंड में एक्चुअली अब ग्रीनरी आ रही है. देर आर सर्टेन एरियाज, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर व्हाट वी आर सीइंग देयर, वहां पर हम याद देख रहे हैं कि लैंड बन रहा है. आपको पता है ना विच कंट्री आर सेट टू बेनिफिट,
which countries are set to benefit from the this ग्लोबल वार्मिंग? रशिया, कनाडा। ऐसा कहा जाता है कि कनाडा का अब आज के कंपैरिजन में 30-40% मोर लैंड विल बी फ्रीड ऑफ, ओके, ड्यू टू दिस, ओके, ऑल राइट। तो इंक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी हैपेंस ड्यू टू आइस कवर का एक्सपोज हो जाता है, आइस कवर, और उसके वजह से लैंड जो है वो ज्यादा हीट जो है या सनलाइट जो है वो ट्रैप कर लेता है। एयर सर्कुलेशन सिस्टम मूव हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द पोल। तो क्या होता है, एयर सर्कुलेशन सिस्टम जो है, सपोज दिस इज द वर्ल्ड, दीज आर द पोल्स। तो एयर सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो क्या करता है, ये ट्रॉपिक्स से हीट जो है उसको निकाल के और पोल्स की तरफ पुश करता है। और उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका जो पोल्स है वो ज्यादा हीट अप हो रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पे, COP 28। सो कहां पर ये हुआ था, दुबई, UAE में ये हुआ था, ओके। और ये किसका है, COP, UNFCCC का, ओके। सो व्हाट इज COP एंड व्हाट इज 28th COP? सो COP जनरली क्या होता है कि मान लो अ प्रोटोकॉल इज बॉर्न ऑन 2000 में कोई प्रोटोकॉल बॉर्न हुआ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो अगर मैं हर साल मिल रहा हूं, तो COP जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो क्या करती है, हर साल डिसीजन मेकिंग के लिए मिलती है, डिस्कशन के लिए मिलती है। तो अगर मैं 2040 में एक COP की मीटिंग करूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं 2040 में एक COP की मीटिंग करूं, क्या मैं बोल सकता हूं 40th COP या COP 40? ओके, COP 40, ये चीज समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? वाई COP 28? मतलब 28 साल हो चुके हैं of continuous meeting since the UNFCCC was signed, okay। क्या कॉप सिर्फ UNFCCC में होता है? क्या कॉप सिर्फ UNFCCC में होता है? आपने CBD का कॉप सुना है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? UNCCD का सुना होगा आपने, ओके। तो आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट। कहां पर हुआ था, दुबई में हुआ था। इससे पुराना वाला कहां पर हुआ था, इसके पहले कहां पर हुआ था कॉप? इजिप्ट में शाम एल शेख। उसके पहले कहां हुआ था, उसके पहले कहां हुआ था, उसके पहले होता ग्लासगो में, ओके। उसके पहले हुआ था ग्लासगो में, ठीक है। So what is the COP? So these conferences, they are the annual global discussions on addressing the climate crisis, including the review of NDCs. What are NDCs? Nationally determined contributions. So nationally determined contribution, this is something that is going into your wiki search. Okay, then Paris Agreement website search. Okay. Final document adopted during COP 28 is called as UAE consensus. इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं UAE कंसेंसस, ठीक है। अभी आपने सुना होगा जब G20 की मीटिंग हुई थी, तो न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन, G20 की मीटिंग में न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन दे हैव कम अप विद, करेक्ट। फ्यूचर होस्ट कौन रहेगा, अजरबैजान और ब्राजील। तो अजरबैजान का जो है, दिस वाज ए 2022 प्रीलिम्स, अगर आपको याद रहेगा तो 2022 के प्रीलिम्स में मैप्स, ओके, मैप्स का क्वेश्चन आया था, तो उसमें अजरबैजान का ये था। यस, तो अर्मेनिया से झगड़ा हुआ है, तो अजरबैजान कैस्पियन सी को करता है। तो व्हाट आर ऑल द कंट्रीज विच, मैंने याद दिलाया होगा आपको, क्रिएट करके मैंने बताया था, ये कैस्पियन सी कंट्रीज है, मैंने बताया था क्रिएट करके। कैस्पियन सी कंट्री, क्या क्या नाम है क्रिएट कंट्रीज का? कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। तो क्रेट एक सांप होता है, उसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि ऑल द कैस्पियन सी कंट्रीज आर क्रेट कंट्रीज, ओके। सो ब्राजील दूसरा है, ओके, ब्राजील दूसरा है। COP 30 ब्राजील करेगा, COP 29 अजरबैजान करेगा। व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ COP 28? तो फिक्सिंग द क्लाइमेट फाइनेंस, फिक्सिंग द क्लाइमेट फाइनेंस। तो वहां पर क्या था, ऑपरेशनलाइज्ड लॉस एंड डैमेज फंड।
तो ये लॉस एंड L&D फंड जो है ये कहाँ से आया था? ऑब्वियसली दिस विल बी समथिंग यू विल बी डूइंग इन द वेबसाइट आल्सो। फर्स्ट अनाउंस एट COP27 इन शार्म एल शेख। तो शार्म एल शेख कहां पर है इजिप्ट में? इज इट नॉट इन द सिनाई पेनिनसुला? सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट का अगर आप मैप देखोगे तो इस तरीके से इजिप्ट यहां पर है शार्म एल शेख। ओके, इस वाले एरिया में आपको शार्म एल शेख मिल जाएगा। ठीक है, सो COP27 में L&D फंड ऑपरेशनलाइज हुआ था, डिजाइन टू कॉम्पनसेट कंट्रीज फेसिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। तो पाकिस्तान ने यहीं से भीख मांग ली थी। इफ यू गाइस रिमेंबर, पाकिस्तान में बहुत डेडली फ्लड्स आए थे अराउंड दैट टाइम। सो पाकिस्तान ने यहीं पर भीख मांगी थी कि हमें भी दो कुछ, हमें $10 बिलियन चाहिए अभी के अभी। सो ये कॉम्पनसेट करेगा कंट्रीज को फेसिंग क्लाइमेट चेंज, बिकॉज इट इज ए कॉमन। आपने CBDR के बारे में सुना होगा। CBDR का मतलब क्या होता है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, वर्ल्ड डूब रहा है, वर्ल्ड खतरे में है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंट्रीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। जब वेस्टर्न कंट्रीज इट दे वेर डूइंग पोल्यूशन, तो इंडिया या चाइना नहीं कर रहा था पोल्यूशन। आज भी अगर आप देखोगे पर कैपिटा कंजम्पशन या पर कैपिटा एमिशन, इफ आई से पर कैपिटा एमिशन, तो वेस्टर्न कंट्रीज का 12 से 13 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा है। मतलब हर आदमी एक साल में 12 से 13 टन कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है इन द एटमोस्फेयर, वेयर एज इंडिया का 2 से 3 है और चाइना का 4 से 5 है। ओके, सो पर कैपिटा जो है आज भी वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रही है। वहां पर आप देखोगे अगर अमेरिका वगैरह में, तो उनके यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ एसी होता है ना 1 यूनिट का, हम एसी चला लेते हैं और फिर बंद कर लेते हैं जब ठंड हो जाती है। वहां सेंट्रलाइज्ड कूलिंग होता है। व्हाट दे डू इज दे डू सेंट्रलाइज्ड कूलिंग, देन दे हैव सेंट्रलाइज्ड हीटिंग ऑल्सो। उनके फ्लोर्स भी हीटेड होते हैं। सो इसके वजह से दे कॉन्ट्रीब्यूट ए लॉट। ओके, सो दिस L&D जो है, लॉस एंड डैमेज फंड है, इट बिल्ड्स ऑन द वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म which was established at COP19 in Warsaw, Poland. वॉर्सो भी इंपॉर्टेंट है। वाई पोलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पर्सपेक्टिव से? बिकॉज रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ रहा है। ओके, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर 4 years, बट मैनेज बाय एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट। तो ये याद रखना कि लॉस एंड डैमेज फंड को वर्ल्ड बैंक जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है, बट इट देर इज मैनेजमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट। इसका लॉस एंड डैमेज का एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है, और इट बिल्ड्स ऑन व्हाट? वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म। तो ये क्या है वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म? इट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू अ विकी और ए वेबसाइट सर्च। ओके, फाइनेंशियल प्लेजेस किसने किसने दिया है? यूएई ने दिया है, जर्मनी ने दिया है, यूके ने दिया है और जापान ने। Climate finance mobilization. So $83.9 billion have already been mobilized for climate finance across various funds. Participation in global climate finance framework declaration including India. तो आपको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, इफ यू गाइज रिमेम्बर, तो उस समय हमने क्या बोला था? दैट वी रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन। पहले उन्होंने कितना मांगा था कि $10 बिलियन हमें चाहिए, उसके बाद उन्होंने रिवाइज किया कि $100 बिलियन चाहिए। आज के डेट में कितना मांग रहे हैं? व्हाट इज द डिमांड? व्हाट इज द डिमांड? द डिमांड इज $1 ट्रिलियन। they want the countries want $1 ट्रिलियन। they are asking that all the countries pool together approximately $1 ट्रिलियन। उतना लगेगा। ओके, उतना मिनिमम लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। ओके, दे आर सेइंग उससे ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, दे से कि $1 ट्रिलियन जो है हमें चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। ठीक है, focusing on people lives and livelihood. So implementation of the Sharm el Sheikh adaptation agenda. So it was the first report released. COP28 यूएई डिक्लेरेशंस क्या क्या हुआ था? एग्रीकल्चर पे हुआ था, फूड पे हुआ था, क्लाइमेट पे हुआ था, क्लाइमेट हेल्थ पे हुआ था। सो COP28 का आपको क्या करना है? वेबसाइट पे जाके आपको टाइम स्पेंड करना है, वहां से आपको सब पता चल जाएगा।
ओके, रिपोर्ट्स रिलीज्ड एट कॉप 28. व्हाट आर द रिपोर्ट्स? तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आया है क्लाइमेट फाइनेंस पे. सो इट इज रिलीज्ड बाय द इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जिसको IHLEG बोलते हैं. ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉप 26 प्रेसिडेंसी. मतलब ये 2 साल पहले, ओके, इन्होंने ग्लासगो में इसको एस्टैब्लिश किया था. IHLEG जो है इसको कॉप 26 में किया था. तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट टू नो. दिस ग्रुप इज टास्क्ड विद डेवलपिंग पॉलिसी ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशन टू फॉस्टर इन्वेस्टमेंट अलाइंड विद द UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट. ओके, ये UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू आपको बताएगा. एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट. It is released by International Methane Emissions Observatory, that is IMEO, operating under the auspices of the UN Environment Program. Okay, IMEO plus UNEP. तो IMEO कहाँ ऑपरेट करता है? UNEP के अंदर. तो आई ऑन मीथेन रिपोर्ट. तो IMEO का क्या करना है दोस्त आपको? फिर वेबसाइट आपको देखना है. ओके, वहां से आपको मीथेन के बारे में पता चल जाए. आपको मीथेन के बारे में अब देखना है. जैसे मीथेन के बारे में कुछ ऐसा जानकारी, जैसे लास्ट ईयर आपका मर्क्यूरी का आया था. तो मर्क्यूरी में क्या क्या था कि देयर आर नो सेफ लेवल एक्सपोजर ऑफ मर्क्यूरी. बोला याद है आपको स्टेटमेंट? देयर आर नो सेफ लेवल एक्सपोजर ऑफ मर्क्यूरी. तो उसी टाइप का कुछ मीथेन से भी पूछ सकता है. दैट इज समथिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड बाय एनी कॉम्पाइलेशंस. तो ये कहां पर मिलेगा? ऑब्वियसली दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन योर विकी सर्च. ओके, पर्पस एंड यूटिलिटी क्या है इसका? आई ऑन मीथेन रिपोर्ट का फोकस ऑन मीथेन विच इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस. सो मीथेन कितना अगर मैं बोलूं मीथेन और CH4 वो कार्बन डाइऑक्साइड से कितना कमजोर है, या ये बात सही है कि मीथेन इट्स अ शॉर्टर और इट्स अ नहीं, इट्स अ मोर पोटेंट. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. मीथेन जो है व्हेन इट कम्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा पोटेंट है. इट इज वेरी हाईली पोटेंट. ओके, अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स मोर पोटेंट. ठीक है. UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, UNFCCC is an international environmental treaty aimed at combating climate change by minimizing greenhouse gas emission. तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उस पे है. The treaty was signed in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. इसको क्या बोलते हैं? रियो अर्थ समिट सुना है आपने? रियो अर्थ समिट, राइट? सो हेडक्वार्टर कहां पर इसका? बॉन में, जर्मनी में. ओके, बॉन में, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है. आपको मिल जाएगा. UNFCCC boasts 197 पार्टी मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया. तो इंडिया भी इसका पार्ट है ऑब्वियसली. जहां पर इन्वायरमेंटल चीजें हैं, ओके, जहां पर भी इन्वायरमेंटल चीजें हैं वहां पर इंडिया आपको जरूर, आप विल बी एबल टू फाइंड आउट. की अग्रीमेंट. व्हाट आर द की अग्रीमेंट्स? सो पेरिस अग्रीमेंट है 2015 का. इट इज ए लैंडमार्क लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी. ऑलराइट, ये है क्या? इट इज ए लैंडमार्क लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी. सो प्लीज रिमेंबर दिस. द पेरिस एग्रीमेंट इज ए very few, one of the very few landmark legally binding treaty. Okay, it's a very few legally binding treaty. Objective to keep the global temperature rise this century well below 2 degree Celsius. Okay, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखेगा. ओके, above the pre-industrial level and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degree Celsius. What is the whole thing about Paris Agreement? कि 2 डिग्री सेल्सियस हमारा है कि उससे ज्यादा, ओके, उससे ज्यादा जो है हम नहीं जाने देंगे, लेकिन हम ये भी ट्राई करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस मेन गोल रहे हमारा. ठीक है. क्योटो प्रोटोकॉल
So adopted in 1997 and it came into effect in 2005. तो समय लगा इसको आने में. It sends binding obligations. Very important. क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपको बाइंडिंग ऑब्लिगेशन देता है ऑन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. ओके, ऑलराइट. Industrialized countries to reduce greenhouse gas emission. The commitment periods under the Kyoto Protocol concluded in 2020. So already जो है ये कमिटमेंट पीरियड जो है उसका खत्म हो चुका है 2020 में. What is that? किसमें डिफरेंस? बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग में. सो बाइंडिंग में क्या रहता है दैट अगर आपने कुछ बाइंडिंग ट्रीटी साइन की है तो आप जो है आपको क्या मैं आईसीजे ले जा सकता हूं? अगर आपने बाइंडिंग ट्रीटी साइन की और आप उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो क्या मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जा सकता हूं आपको, या किसी कोर्ट में कंप्लेन कर सकता हूं, या आप पे पेनल्टीज लगा सकता हूं? है, पेनल्टीज लगा सकता हूं. और नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या है? नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या है कि यू आर मोटिवेटेड. ओके, ओनली मोटिवेशन. आप पे जो है कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको मोटिवेशन दिया जाता है करो भाई करो. यस यू कैन. एक मिनट, जस्ट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सर तो पेरिस एग्रीमेंट भी लीगली बाइंडिंग है और क्योटो प्रोटोकॉल भी लीगली बाइंडिंग है. तो और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी. राइट. इनके सिवा और कोई, क्योंकि आपने उतना एम्फेसिस क्योटो प्रोटोकॉल के बाइंडिंग होने पे नहीं दिया जितना पेरिस एग्रीमेंट में थोड़ा कंफ्यूज. Because the commitment period has ended and Kyoto protocol से people chickened out. So what happens, एक चीज समझो आप. What happened in the Kyoto protocol? तो Kyoto protocol में हुआ क्या था कि पहले सबने बोल दिया हाँ हाँ हम तो देंगे. कनाडा वगैरह जो उन्होंने बोला कि ठीक है हम पैसा दे देंगे आपको और वी विल बी पेइंग मोर इन द क्योटो प्रोटोकॉल और हम जो है इस पे हम ज्यादा अमल करेंगे एंड ऑल दैट. फिर इनसे नहीं हुआ तो 2013 में फिर मिले तो इन्होंने क्या किया, दे विड्रू. When it came to holding true on their words, so the countries started withdrawing from the Kyoto Protocol. All the developed countries. Why? Because binding था. सबसे पहली बात तो बाइंडिंग है तो ऑब्वियसली देयर विल बी पेनल्टीज. कंट्रीज कैन टेक यू टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि भाई देखो ऐसी चीजें हैं. ऑलराइट, तो उससे बचने के लिए कंट्रीज क्या करते? उससे बचने के लिए दे स्टार्ट टू विड्रॉ. ओके, अब जैसे नॉन बाइंडिंग है तो मैंने नहीं किया, इट इज बेसिकली आप इसको ऐसा बोल सकते हो, आप वर्च्यू सिग्नलिंग के लिए यूज कर सकते हो नॉन बाइंडिंग चीजों को. इंडिया का कमिटमेंट था, हमें कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने इतना चीज कम कर दिया, अपना पोल्यूशन कम कर दिया, हमने ये चीज कर दी, पेड़ लगा दिए. नॉन बाइंडिंग था तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात हो जाती है. फॉरेन फोरम में डिप्लोमेट्स के सामने इंडिया जो है कैन कर सकता है. इंडिया कैन डू दिस थिंग्स. लेकिन बाइंडिंग है तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है. They can drag you to the tribunals, they can drag you to the international court of justice, they can drag you to the convention only and the convention can levy आप पे penalties. उस समय क्या करते हैं, उस समय जैसे पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए जो है पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया था ट्रम्प के समय. इफ यू गाइज रिमेंबर during Trump's era they had withdrawn and then Biden के समय they are now saying कि हम वापस आ रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट में. क्यों निकल गया था, क्या रीजन था? उसके पीछे का रीजन यही है कि भाई ये जो है उसके पीछे का रीजन यही है बेसिकली. आप जो है क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली आप अपना जो अपने आप को सेव कर रहे हो. ठीक है, आप अपने आप को सेव कर रहे हो फ्रॉम द पेनल्टीज. वहां पर आप ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारी कंट्री को या तुम्हारे प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लेगा, अरेस्ट नहीं करेगा. इट विल जस्ट बी डेंट टू योर इमेज कि ये बोलता जो है वो करता नहीं है. यू अंडरस्टैंड? जैसे डेट पे डिफॉल्ट कर जाओगे तो क्या होता है, डेट पे आप अगर डिफॉल्ट कर जाओगे तो आपको थोड़ी पकड़ के ले जाएगा, आपको नया लोन नहीं मिलेगा. सो आप अगर अपने ऑब्लिगेशंस पे डिफॉल्ट कर जाओगे तो कोई भी कंट्री आपके साथ सीरियसली आपको नहीं लेगी, कोई भी कंट्री सीरियसली आपको परस्यू नहीं करेगी. तो दैट इज बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. नाउ डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दैट कम्स इनटू पिक्चर.
इनिशिएटिव्स क्या है यूएनएफसीसी का, ये मैंने पूछा हुआ है क्लास में, सॉरी ग्रुप पे। मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल, नाउ। इसका जो है आप वेबसाइट पे, यूएनएफसीसी के वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। सो इट इज लॉन्च्ड बाय यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट इंकरेजिंग इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा एनजीओ टाइप की चीज है। ओके, एनजीओ टाइप की चीज है ये। उसके बाद रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय यूएनएफसीसी, ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट। तो व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक और जीएसटी? सो इट इज ए पिवटल प्रोसेस अकरिंग एवरी 5 years। तो हर 5 साल में ये चीज होती है, ग्लोबल स्टॉक टेक, विच इनेबल्स कंट्रीज टू असेस कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द पेरिस अग्रीमेंट्स गोल। तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर बेसिकली आपको जैसे सपोज स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज इफ यू हैव ए शॉप, तो वहां पर आप क्या करते हो, इन्वेंट्रीज देखते हो कि इतना इतना चावल है मेरे पास, इतना दाल है मेरे पास, ओके इतने से मेरा काम हो जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ पर कंट्रीज देखती है कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है एवरी 5 years पेरिस एग्रीमेंट के गोल में। ये चीज देखता है आपका यूएनएफसीसीसी जो है, इसको रिलीज करता है, देखता है कि कौन से ओके कंट्रीज जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स ए 8 स्टेप प्रोसेस। इसमें 8 स्टेप का प्रोसेस होता है फॉर पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट, विथ ए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रिलीज ड्यूरिंग द बॉन क्लाइमेट मीटिंग। सो बॉन क्लाइमेट मीटिंग के समय देयर वाज एन 8 स्टेप प्रोसेस फॉर पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। ओके, पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट, implementation of the latest nationally determined contribution is projected to result in an approximate 8.8 increase in percent in emission by 2030 और relative to the 2010 level। तो यहां पर क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट के सिंथेसिस रिपोर्ट में ये मीटिंग एक्चुअली यहाँ पर होती है, यू हैव टू टेक अ ये, यू हैव टू टेक एन, आपको बोलना पड़ता है। इंडिया नहीं बोल रहा, ओके जिस दिन इंडिया को लगेगा, ओके जिस दिन इंडिया को लगेगा वो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर दो रिपोर्ट्स है, एक तो पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट और एक है ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट। सो पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट में क्या बोल रहा है, पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट में ये बोल रहा है कि अगर हम जो एनडीसीज है, ओके एनडीसीज है, उसको अगर हम इंप्लीमेंट कर देंगे तो देयर विल बी एन 8.8% इंक्रीज इन एमिशंस बाय 2030 compared to the 2010 level। So it is not a good thing, it is not a good thing that even after ndcs, so what does it mean? This means that the current ndcs are not enough, the current ndcs are not enough। okay, यहां पर मैं लिख देता हूं, रीड करना है आपको क्या, इंडियाज ndcs इन डिटेल। ओके, ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या क्या आया था कॉप 28 के समय, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जीजीसीआई। तो ये ग्रीन क्रेडिट आई थिंक ये नेक्स्ट आईएएस वाले टेस्ट में भी था, इफ यू गाइज रिमेंबर। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया, इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। इट सर्व्स एज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन, innovative environmental programs and instruments, also known as the global platform for nature's ecological transformation। ठीक है। ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंट प्लेज। सो सिग्नेटरीज कितने हैं, 118 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी। द ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इट इज इनिशिएटेड बाय यूएई, अगेन इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द ग्लोबल कूलिंग प्लेज। ऑल राइट, सो प्लेजेस में इंडिया नहीं है सिग्नेटरी, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। करेक्ट, सो ये आप सारा ये जो है यूएनईपी के वेबसाइट वगैरह पे आपको मिल जाएगा, इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ऑल राइट, एंड इंडिया इज रिलक्टेंट टू साइन दैट, दिस हैज बीन कवर्ड इन योर मिंट, इसको जो है मिंट में कवर हो गया था। एमिशंस टारगेट्स ड्रू ऑन द यूएनईपी कूल कोalition रिपोर्ट। तो यूएनईपी का कूल
कोवोल्यूशन रिपोर्ट है, ओके, जिसमें ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 कीपिंग इट चिल नाम के साथ इन्होंने रिलीज किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग अगेन विच यू आर गोइंग टू चेक फ्रॉम देयर वेबसाइट। फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर, तो ये आपको याद होगा 2022 में एक क्वेश्चन था, मैंने सुबह दिखाया था ईपी 100 पे, ईपी 100 पे क्वेश्चन दिखाया था, उससे सिमिलर है। दिस इज वेरी सिमिलर टू द ईपी 100 क्वेश्चन, ओके। सो 50 कंपनीज रिप्रेजेंटिंग मोर देन 40% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, तो जिसमें क्या क्या है, सऊदी अरामको, गैसप्रॉम, आपका पीडी वेसा, पेट्रोब्रास, आपका ऑल दीज बिग कंपनीज, बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ऑलराइट। So a global industry charter aimed at accelerating climate action and achieving high scale impact across the oil and gas sector. तो OGDC जो charter है वो basically it is a private sector or a corporate sector thing. Okay, not exactly a private sector because companies like Saudi Aramco are PSUs of Saudi Arabia. Okay. Africa Green Industrialization Initiative. तो African leaders at COP28 had signed this accelerate green growth of industries in Africa. G7 क्लाइमेट क्लब, इसको जर्मनी और चिले ने निकाला था विद 36 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग कीनिया, द यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड एंड अदर्स। तो इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G7 क्लाइमेट क्लब। पर्पस an open, cooperative and inclusive forum of climate ambitious countries supporting the effective implementation of Paris Agreement. All right. It was first proposed by Germany during a G7 summit meeting. इंटरिम सेक्रेटेरिएट कहां पर लगाया गया है G7 क्लाइमेट क्लब का? OECD और IEA में। सो क्या इंडिया OECD का मेंबर है? इज इंडिया ए मेंबर ऑफ OECD? द आंसर इज नो। ओके, इंडिया जो है उसका, बट इट हैज अ वेरी गुड रिलेशंस विद OECD। ओके, अलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स, ACP platform. So it includes Arnold Ventures, Balmer Group, Bezos Earth Fund. So all the private companies. A philanthropic investment organization aimed at increasing the number of climate-related projects and businesses in emerging economies. तो emerging economies में और वहां पर climate related projects को support करना allied climate partners का ये काम है। अब आ जाते हैं ऑल्टेरा फंड पे। ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपको ग्रुप पे। ऑल्टेरा फंड किसने किया है? UAE ने। अब ये क्या है? इट वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन एंड मोबिलाइज $250 बिलियन ग्लोबली बाय 2030। तो ये जो है याद रखना, ऑल्टेरा फंड क्या टारगेट कर रहा है? टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है एट COP28? सो लीड IT 2.0, लीड इट या लीड IT 2.0, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इट वाज co-launched with Sweden. It was originally launched at the UN Climate Summit in 2019 और इसको जो है यहाँ पर स्वीडन के साथ इन्होंने co-launch किया at COP28 UAE। फोकस क्या है? इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन, development and transfer of low carbon tech, financial support for emerging economies to facilitate industrial transition. Co-hosted event on green credits program, तो UAE के साथ इंडिया ने एक ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम को co-host किया है। It aims to promote voluntary environmental action. Please remember this, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो voluntary environmental action, okay, by the community, private industry and individuals. ठीक है, community, private industry and individuals. Participation in the Mangrove Alliance for Climate, MAC, तो Mangrove Alliance for Climate, तो ये जो है this is something you will see from their website. And then मैंग्रोव का आप क्या करोगे? आप विकी सर्च मार लोगे। तो यहां पर क्या है?
आप अगर देखोगे सी मैंग्रोव में आपको वहां पर भी एनसीईआरटी में भी चीजें मिल जाएंगी, आपको मैंग्रोव में एनसीईआरटी में भी आपको चीजें मिल जाएंगी। न्यूमैटोफोर्स आपने सुना होगा, न्यूमैटोफोर्स करके। सो दिस इज समथिंग दैट हैज देयर इन दी एनसीईआरटी, जिससे एरियल रूट्स जिसको कहते हैं। न्यूमैटोफोर्स का मतलब क्या होता है? एरियल रूट्स। और वो बहुत यूनिक फीचर होता है। ओके, बहुत यूनिक फीचर होता है। तो ये सारी चीजें आपको यूपीएससी पूछ सकती है। सो इनिशिएटेड बाय यूएई एंड इंडोनेशिया ड्यूरिंग COP27। तो मैंग्रोव अलायंस जो है, इंडोनेशिया और यूएई ने इसको फॉर क्लाइमेट दे हैव इनिशिएटेड। मैंग्रोव, मैंग्रोव इंडिया में कहाँ कहाँ पर रहता है? मैंग्रोव इंडिया में आपको कहाँ कहाँ पे मिलता है? ऑल ओवर, ऑल ओवर मिलता है। इट इज नॉट ओनली इन सुंदरबंस, ऑल ओवर मिलता है। गुजरात में सबसे ज्यादा, इफ यू नॉट बिलीव दिस, बट इन गुजरात सबसे ज्यादा गुजरात में आपको मिलेगा। ठीक है, इंडिया का क्या रोल है? सो एज अ मेंबर इंडिया पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशंस टू स्केल अप कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन एंड प्लांटेशन एफर्ट्स ऑफ मैंग्रोव सिस्टम ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, GRCA। सो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, अगेन वेबसाइट, wiki. A memorandum of common purpose (MOCP) was signed between India's National Mission for Clean Ganga and the Mississippi River Cities and Towns Initiative (MRCTI), leading to the launch of GRCA. तो GRCA कैसे लॉन्च हुआ था? NMCG और MRCTI के बीच में जो एक अग्रीमेंट हुआ था उससे। तो अब क्या करना है आपको? NMCG आप विकी या विकासपीडिया से आप इसको करोगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स हैज टू बी डन। सिर्फ पढ़ लेने से, एक रीडिंग मार लेने से, या चीजें इसमें जो लिखा हुआ है उसको याद कर लेने से नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट यूज दिस एज अ बेस फॉर फर्दर ऑपरेशंस, तब तक जाके आप जो है यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस 35 क्वेश्चंस दैट कम इन द ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट थिंग। ओके, ये चीज सबको समझ में आ गई? ऑल राइट। सो बैकग्राउंड क्या है इसका? GRCA, it was previously known as the River City Alliance. It was expanded from an initiative started in 2021 by Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs, MOHUA, to connect river cities globally. Obviously India के लिए एक बड़ा एक important matter है, because India में, India is a city of, India is a country of rivers, और India is a country of rivers, तो riverine cities हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। मेजोरिटी ऑफ द सिटीज, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, उज्जैन, you name the city. Okay, you name the city, even in south, all the cities are, or important cities are on the banks of, on the banks of rivers. Okay, yes, even Delhi, Yamuna bank pe. Membership alliance has grown to include 267 global river cities with members from India, USA and Denmark. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक इसको तो जरूर करना है आपको डिटेल में। Apart from the information that I am giving you, मैं वो बोल रहा हूँ। GRCA's secretarial role are served by the NMCG only under the Ministry of Jal Shakti। तो NMCG जो है किसके अंडर हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और ये जो है NIUA, कुछ याद आ रहा है? 2022 का प्रीलिम्स, डू यू गाइस रिमेंबर NIUA? इट्स इन 2022 प्रीलिम्स। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर MOHUA, MOHUA। ओके, अब हम आ जाते हैं NDC पे, सिंथेसिस रिपोर्ट को देखने के लिए। सो NDC सिंथेसिस रिपोर्ट क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट। तो ये हाईलाइट करता है कि जो वर्ल्ड इज, इट्स नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट। They wanted to include communities and indigenous people. 40% of parties have recognized the roles of local community and the rights of indigenous people. तो indigenous people का भी rights है, उसको highlight कर रहा है ये। What are the nationally determined contribution? Let us see. So post 2020 climate action. So these are actions requested by the Paris Agreement.
एनडीसी जो है, इट इज रिक्वेस्टेड बाय व्हाट? इट इज रिक्वेस्टेड बाय द पेरिस agreement from each participating country focusing on reducing GHG emission and adapting to climate changes. तो वो पूछ रहा है बेसिकली कि बताइए कि आप एनडीसीज के थ्रू द एनडीसीज हाउ यू आर गोइंग टू ओके रिड्यूस योर GHG emissions, and it is a requirement under the Paris Agreement. So these are submitted every 5 years. Please remember this to the UNFCCC Secretariat outlining each country's effort towards reducing emission. अब इंडिया का पहला जो है फर्स्ट एनडीसी कब पब्लिश हुआ था? 2015 में, और उसका सेकंड अपडेट आया 2022 में. ऑब्वियसली बीच में कोरोना आ गया था, सो वी कुड नॉट अपडेट इट ऑन टाइम इन 2020. What is the achievement? So India has reduced the emission intensity of its GDP by 33% between 2005 and 19. Okay. Non-fossil fuel source, so we have achieved 40% of electric installed capacity through non-fossil fuel source. इसका मतलब क्या है? हमारा 40% इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रहा है? 40% electricity is from non-renewable sources. Okay. और हम जो थे, उन्होंने हमारा ओरिजिनल टारगेट क्या था? हमारा ओरिजिनल टारगेट था 2030 का. हमने उसको पहले ही 9 साल पहले ही निकाल लिया. हमने सोचा था कि 2030 तक हम सोलर एनर्जी करेंगे या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे. ठीक है, अरे यार रिन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, सॉरी. रिन्यूएबल या नॉन फॉसिल सोर्सेज. ओके, नॉन फॉसिल सोर्सेज. ओके, सॉरी. ठीक है, तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है, 40% इलेक्ट्रिसिटी हमने सोचा था कि टारगेट वाज 2030, बट वी आर 9 years. We are what? 9 years ahead in this. Okay. अब आ जाते हैं पंचामृत पे. व्हाट इज पंचामृत? व्हाट इज पंचामृत? तो COP26 ग्लासगो में इंडिया ने कमिटमेंट किया था 5 मेजर क्लाइमेट एक्शन. तो इंडिया को मजा आता है पंचामृत, क्या था उसका नाम, पंचशील, ये सारी चीजें करने में. ओके. तो इट्स अ वेरी बाबू ट्रेट. ये बहुत ज्यादा, ये कोई IAS ऑफिसर का दिमाग लगता है पंचामृत. सो पंचामृत जो क्या है, व्हाट इज दैट? सो non-fossil energy capacity, we will reach 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030. तो 500 गीगावाट का हमारा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है. रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. ओके. कार्बन एमिशन रिडक्शन, we will reduce total projected carbon emission by 1 billion ton until 2030. Carbon intensity क्या है? To reduce the carbon intensity of the economy by 45% by 2030. So हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको हम 45% से नीचे ले आएंगे. And we will reach net zero emission by 2070. इसका मतलब क्या रहता है? नेट जीरो emission का मतलब क्या रहता है? What we will release, we will absorb back. ओके. हम लोग जो रिलीज करेंगे उसको वापस ले लेंगे. यहां पर बताओ कि कोई पॉजिटिव है क्या कोई कंट्री, या कोई नेट जीरो कंट्री को आप जानते हो? अ कंट्री विच इज नेट जीरो या नेट पॉजिटिव? भूटान. ओके. सो देयर इज ए कंट्री विच इज नेट पॉजिटिव, मतलब जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उससे कम वो इंक्रीज कर रहा है, निकाल रहा है. सो नेट पॉजिटिव में द आंसर शैल बी भूटान. ठीक है. ओके, सो दिस इज डन. अब हम आ जाते हैं यूएन कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड गाइडेंस. ओके, यूएन CRC पे. So general comment number 26. So document is formally recognized as general comment number 26, marking a significant addition to the interpretation and guidance
by the CRC. तो ये जो है चाइल्ड राइट्स इज इंपॉर्टेंट. ऑल दी मेजर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, गैदर करो ऑल दी मेजर चाइल्ड राइट्स प्रोटोकॉल कन्वेंशन एंड अग्रीमेंट. तो ऐसा होगा ना कि कोई चाइल्ड के ऊपर अबडक्टेड, एक अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन भेजा था आपको, इफ यू गाइज रिमेम्बर, जहां पर क्या होता है कि एक पेरेंट अपने बच्चे को दूसरे कंट्री ले जाता है अपने माँ या बाप से अलग करने के लिए. सपोज देयर इज अ फादर हु इज वर्किंग इन यूएस, तो वो बच्चे को भगा के ले जाता है. तो उसके लिए आपने सुना होगा, उसके लिए कन्वेंशन आपने सुना होगा. व्हाट वाज दैट कन्वेंशन? was it not the, नहीं यूएनसीआरसी नहीं है वो, अडॉप्शन कन्वेंशन है. ठीक है, दैट इज एन अडॉप्शन कन्वेंशन. और वो कौन सा है, व्हाट इज दैट कन्वेंशन कॉल्ड? हेग कन्वेंशन. ओके, हेग अडॉप्शन कन्वेंशन. तो हेग कन्वेंशन जो है, हाँ हाँ क्वेश्चन पूछा था, दैट इज फ्रॉम योजना. ओके, योजना से है, योजना किताब से है. हाँ हाँ क्लास में पूछा था मैंने, और वहां भी पूछा था ग्रुप पे. तो ये जो है, इस टाइप की चीजें आपके पास लिस्ट पे होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट में होनी चाहिए कि ओके व्हाट आर दोस. क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है. अंडर टू कोलिशन याद है? ऑल्दो अंडर टू कोलिशन बच्चों के लिए नहीं था, इट इज टू कीप द डिग्री ऑफ टेम्परेचर बिलो 2. इट इज टू कीप द डिग्री ऑफ टेम्परेचर बिलो 2. लेकिन वहां पर भी उन्होंने अंडर टू कोलिशन पूछा है. दे हैव आस्क्ड अबाउट टालानोवा डायलॉग. ओके, वहां पर भी उन्होंने ऑप्शन में दे दिया था चाइल्ड राइट्स. ओके, वहां पर भी चाइल्ड राइट्स दे दिया था. तो वैसे आंसर गलत था वो, लेकिन ओके, लेकिन जो है टालानोवा डायलॉग. ओके, टालानोवा डायलॉग, दिस वाज इन 2020. ओके, व्हाट इज द स्कोप एंड मैग्नीट्यूड? सो ये क्या बोल रहा है, जनरल कमेंट नंबर 26 या यूएनसीआरसी, दैट देयर इज अ ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस गोइंग ऑन राइट नाउ. और ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस में इट आइडेंटिफाइज द क्लाइमेट इमरजेंसी, द बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स एंड द परवेजिव पॉल्यूशन. तो तीन चीजें इन्होंने बोला है कि ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस है. एंड द चिल्ड्रन हैव ए राइट टू ए हेल्दी एनवायरमेंट, ये भी बोल रहा है. यहां पर स्टेट का ऑब्लिगेशन क्या है? ओके, कि देयर इज अ नीड फॉर एक्शन टू मिटिगेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन. तो ये क्या करोगे आप? इसको वेबसाइट से आप देख लोगे. यूएनसीआरसी was adopted in 1989 and outlines the fundamental rights of children including right to life, health and clean drinking water. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको आर्टिकल 21 में मिलता है. ठीक है, इट हैज बीन रैटिफाइड बाय 196 स्टेट पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया को इंक्लूड करके 196 स्टेट पार्टीज का रहेगा. ठीक है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज इन द वर्ल्ड. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, दैट इसका जो है, इंडिया इज ए सिग्नेटरी. ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, इसे कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कांग्रेस, WMC, टू enhance urgent action in reducing heat trapping gases. Okay, it builds on WMO's global atmosphere watch. तो वॉच से रिलेटेड है दो, WMC ने दो वॉच निकाला है. वॉच मतलब घड़ी नहीं, मतलब वॉच मतलब वॉच करना कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है. सो GGG और GA. इसको याद रखना. फर्स्ट मूवर्स कोalition, तो इंडिया ज्वाइंट द FMC लीडरशिप मीटिंग. सो इसका लीडरशिप कौन है फर्स्ट मूवर्स कोalition का? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF एंड द US गवर्नमेंट. Okay, so India is a member of the first movers coalition at COP26 as a public private partnership targeting carbon intensive sectors. ठीक है, so first mover coalition is what? It is a public private partnership. It is important. अब आ जाते हैं मेजर इकोनॉमीज फोरम पे ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट. कब लॉन्च हुआ था? 2009 में.
इसमें जो है इंडिया इंक्लूडेड है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। मेजर इकोनॉमिक्स फोरम में इंडिया आता है। इसमें 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और जीएचजी एमिटर्स वो कवर हो जाते हैं। इनैक्ट पार्टनरशिप, तो 6 कंट्रीज एंड द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय जर्मनी एंड इजिप्ट विद द IUCN एट COP27 इन शार्म एल शेख। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द इनैक्ट पार्टनरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनैक्ट जो है, आप जो है वेबसाइट पे जरूर इसके जाके देख लेना एक बार। इवन इन फर्स्ट मूवर्स कोalition आप इसके वेबसाइट को देख सकते हो। ओके, ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। इट विल टेक, मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, इट विल टेक हार्डली 2-3 मिनट्स। अगर बड़ा वेबसाइट है, इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, तो 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। डेली का आधा घंटा दोगे, अगर इन्वायरमेंट डेडिकेटेडली कर रहे हो, आधा से 1 घंटा दोगे, तो विद इन 7 to 8 days आपके पास एक अच्छा रिपोजिटरी कवर हो जाए। ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैसेस, GRA। सो इनविटेशन टू इंडिया। सो न्यूजीलैंड ने ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस गैसेस, इस पे इसका पक्का से आपको वेबसाइट देना है। वेबसाइट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई आई एम सेइंग कि आपको वेबसाइट पे जाके देखना है, उसके पीछे का रीजन यही है। ओके, उसके पीछे का रीजन यही है। मैंने 2021 में का एक पेपर में आपको क्वेश्चन दिखाया था ऑन सम एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद होगा, फ्रांस में जिसका वो है, फ्रांस में जिसका वो था हेडक्वार्टर्स था। सो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कवर हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कवर हो रहे हैं थ्रू योर PT365। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये जरूर देखना है। ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चरल ग्रीन हाउस 2009 में लॉन्च हुआ था। इट फॉस्टर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च फॉर मिटिगेटिंग एग्रीकल्चरल GHG एमिशंस। इंडिया जो है अभी नहीं है मेंबर। इंडिया हैज रिसीव्ड इनवाइट। कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, तो कंपाला कहां पर है? कंपाला इज अ कंट्री इन, सॉरी, कंपाला इज द कैपिटल ऑफ उगांडा। ओके, उगांडा का कैपिटल है। ओके, ऑलराइट। डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सो दिस इज बिटवीन UNDP प्लस नबार्ड। सो डेटा इन क्लाइमेट, ये जो है UNDP प्लस नबार्ड क्रिएट कर रहा है। क्रिएट ए डेटा ड्रिवन digital public good for climate resilient agriculture, provides open access to key geospatial data set curated by the UNDP and partners। तो ये पब्लिक गुड जो है, ओके, पब्लिक गुड बेसिकली आप समझते हैं व्हाट इज अ पब्लिक गुड। जैसे एयर है, वाटर है, पार्क्स है, ऑलराइट, और ऑल दीज थिंग्स आर पब्लिक गुड्स। सो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए उसका डेटा जो है आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है। Then comes the Cool Coalition. So it is led by the UNEP. Okay, it is led by the UNEP. It releases the Global Cooling Watch in keeping it chill. तो क्या इंडिया, ओके, क्या इंडिया जो है इसमें, अगर आपको याद होगा, UAE ने ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ग्लोबल कूलिंग प्लेज इसको लाया था। तो क्या इंडिया इसका पार्ट है? इज इंडिया मेंबर? इंडिया इज नॉट ए मेंबर। ओके, सो ये याद रखना, कीपिंग इट चिल एंड ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2000। ओके, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट का नाम क्या है इस साल का? इट्स नेम इज कीपिंग इट चिल। सो पार्टनरशिप में ISA है, और थ्रू ISA इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस, बट इंडिया इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द कूल कोलिशन। थ्रू ISA इंडिया इज अ पार्ट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2024, सो इट इम्प्रूव टू 7th पोजिशन। इंडिया का जो रैंक है फ्रॉम 8th। अब CCPI में पता है इंडिया 8th है, बट डजंट इंडिया एक्चुअली 5th है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इंडिया जो है, इंडिया जो है 8th है, लेकिन एक्चुअली 5th है। व्हाट डू आई मीन इज दैट कि फर्स्ट जो 3 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 3 जो है उसको खाली रखा जाता है एज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, कि कोई कंट्री इनफ नहीं कर रहा है, कोई कंट्री इनफ नहीं कर रहा है। सो टॉप 3 प्लेसेस आर इंटेंशनली लेफ्ट वेकेंट टू सिग्निफाई दैट नो कंट्री इज डूइंग इनफ टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट गोल।
भाई इसमें मेरे को बहुत सॉय जैक वाली फीलिंग आ रही है, वो नहीं होता एक सॉय जैक वाला मीम रहता है, इनफ करो, इनफ करो इसमें। यस, सो इंडिया जो है इट्स एक्चुअली एट द नंबर, ओके, नंबर 8 पे था, अब 7th पे आ गया है, तो एक्चुअली में दिस इज द 4th पोजीशन, बिकॉज द टॉप 3 ऐसे भी खाली रहता है। सो इशू कौन करता है? जर्मन वॉच इशू करता है इसको। इट्स एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर ट्रैकिंग द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री। सो इसको जरूर से देखना आप, इसके वेबसाइट पे जाके, जर्मन वॉच के वेबसाइट पे जाके, दोनों को, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको, हाँ ये वाला, ये जो समुद्रगुप्त ने भेजा है, ये इनफ करो। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे हाईएस्ट जीएचजी को दिया जाता है एमिशन को, उसके बाद कितना आप रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं, उसके बाद एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी, तो ये तीनों इक्वल है, और सबसे ज्यादा जो है जीएचजी एमिशन को दिया जाता है। एडिशनल रिपोर्ट, जर्मन वॉच ऑल्सो पब्लिशेस द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। सो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है उसको पब्लिश करता है, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, सो all right, wait a minute, I'll just write it down for you. German watch, CCPI, and the second one is Global Climate Risk Index. ओके, अब हम आ जाते हैं नायरोबी डिक्लेरेशन पे। सो नायरोबी डिक्लेरेशन इज फर्स्ट अफ्रीका क्लाइमेट समिट हुआ था 2023 में। वहां पर दे हैव डन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज ऑफ $100 बिलियन। ऑब्वियसली थोड़ी वो देंगे, ओके। आई सेड कीपिंग इट चिल, ग्लोबल कूलिंग वॉच, ग्लोबल कूलिंग वॉच कीपिंग इट चिल, ओके। और जर्मन वॉच सीसीपीआई और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का, ठीक है, ऑलराइट, नो वरीज। ऑब्वियसली $100 बिलियन, भाई देखो, नॉट टू बी रेसिस्ट एंड ऑल, बट $100 बिलियन अगर है, सो वहां पर ऑब्वियसली दे आर प्लेजिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड द एडीबी, ओके। So they know ki they will be okay, they will be taking that, okay, as a loan, okay, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। all right, reforms to multilateral financial system to better address climate challenges। एडिस अबाबा डिक्लेरेशन, तो ये एडिस अबाबा इथियोपिया न्यूज में क्यों है दोस्त? टिग्रे वाला आपको याद होगा, कुछ कपल ऑफ इयर्स बैक टिग्रे रिबल्स दे वर इन द न्यूज, तो ये याद रखना। इथियोपिया कौन से ओशन में खुलता है, या कौन से सी पे खुलता है? इथियोपिया जो है वो कौन से ओशन पे खुलता है? किसी पर नहीं खुलता, इट्स अ लैंडलॉक कंट्री। क्या कभी वो हमेशा से वो लैंडलॉक था? क्या हमेशा से वो लैंडलॉक था? द आंसर इज नहीं। क्यों? उसके अब क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड? सो देयर वाज एन इथियोपियन सिविल वॉर, उसके बाद जो है, सिविल वॉर के बाद एक कंट्री खुला जिसका नाम है एरिट्रिया। एरिट्रिया जो है वो खुला, और एरिट्रिया जो है इट टुक अवे द पोर्ट एक्सेस ऑफ इथियोपिया। और टिग्रे जो है इट्स इन द नॉर्दर्न पार्ट। टिग्रे जो है, जो आपका नहीं है, ये क्या नाम है इसका, डब्ल्यूएचओ का चीफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है, ही इज अ टिग्रेयन, मतलब वो टिग्रेस है। टेड्रुस, करेक्ट, टेड्रुस गाली जो करके है, क्या नाम है उसका, यस, टेड्रुस भाई। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टेड्रुस भाई, दैट ही वाज प्रेजिंग चाइना initially, and then China started to support Eritrea against Tigray, and then he said कि नहीं, चाइना ने ये जरूर साजिश की है, ये कोरोना वाला, और इसमें जो है हमें देखना पड़ेगा। एवरीबडी जो है, एवरीबडी इज ए हिपोक्रेट। ऑल राइट, एडिस अबाबा डिक्लेरेशन इथियोपिया में, सो इट क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पोल्यूशन, मरीन प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों में होता है। 54 African nations have signed this. Then C40 city. So Bengaluru Climate Action Plan has recently aligned with the C40 cities commitment. What is C40? It's a global network of nearly 100 mayors working collectively against the climate crisis. इसको जरूर से देखना, 2021 में सिमिलर क्वेश्चन आया था,
ओके, सो कौन कौन से सिटीज है इंडियन सिटीज? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद। इसमें क्या क्या नहीं है? हैदराबाद नहीं है, ध्यान से देखना। ऑल ऑफ द मेट्रोपॉलिटन्स आर देयर, बट हैदराबाद नहीं है इसमें, अहमदाबाद है हैदराबाद के बिना जगह पे। दिल्लीज कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज दिल्लीज कॉन्ट्रीब्यूशन? सो हम लोग सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 3I मॉडल एग्जीक्यूट कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फोकसिंग ऑन इंक्लूजन, इंसेंटिवाइजेशन एंड इनोवेशन। अब हम आ जाते हैं WMO, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इसका आप वेबसाइट पे जाओगे, देखोगे, 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड करोगे। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, GGMI जो है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। इनहेंस मेजरमेंट ऑफ प्लैनेट वार्मिंग पोल्यूशन एंड एड पॉलिसी डिसीजन। सो जो भी प्लैनेट वार्मिंग पोल्यूशन है, ओके, उसको मेजरमेंट उसका बेटर करना है, ओके, और उसके साथ साथ क्या करना है? उसके साथ साथ पॉलिसी डिसीजन को एड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस बेस्ड एंड सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ये क्या कर रहा है? स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम्स को यूज करके मेजरमेंट करेगा प्लैनेट के वार्मिंग का, ठीक है, टू रिजॉल्व अनसर्टेनिटीज अबाउट GHG एमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। It builds on WMO's World Weather Watch and Global Atmosphere Watch program, very important. ओके, तो WMO का क्या क्या है वो मैं आपको लिख देता हूं आपके लिए। ग्लोबल WMO का आपका GGMI है, उसके बाद आपका वर्ल्ड वेदर वॉच है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे उसके वेबसाइट पे जाके। उसके बाद ग्लोबल एटमोस्फेयर वॉच। सी वाई आई सेड अबाउट वेबसाइट, तो सुबह में जो जिन्होंने क्लास अटेंड की थी 8 बजे 7 बजे वाली, तो उसमें उनको पता रहा होगा, ओके, उसमें उनको पता रहा होगा कि द थिंग इज कि अगर आप उसके वेबसाइट पे चले जाते हो, वहां पर जाके, ओके, वहां पर जाके अगर आप देख लेते हो तो व्हाट विल हैपन देयर, वहां पर आप नहीं भूलोगे, फिर ऑब्वियसली दिमाग में मिक्स होगा। अभी अभी याद करना ही नहीं है आपको, अभी तो सिर्फ एक बेस तैयार हो रहा है, इस पे अभी बिल्ड करना है ना। सो ये डॉक्यूमेंट विल बी सर्विंग एज अ बेस, और उसके बाद आप खुद से याद करोगे इसको, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये सारी चीजें, इतना सारा फैक्ट्स आपको क्लास के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। ओके, यू अंडरस्टैंड? जब तक अकेले नहीं बैठोगे, जब तक आप ये डॉक्यूमेंट लेके नहीं बैठोगे, और उसके बाद फिर आप उसके वेबसाइट में ही जाओगे। अब मैं मुझे बताओ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे 10 मिनट स्पेंड कर लोगे तो क्या कभी इन तीनों को भूलोगे? आपको आई थिंक खिचड़ी इसलिए बन रही होगी बिकॉज WMO यहां पर है, पहले वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस था, अभी WMO है और एक WMC है, इसीलिए खिचड़ी बन रही होगी। लेकिन यहां पर समझो, आपने यहाँ 10 सेकंड के लिए अपना अटेंशन दिया, और वहां पर आप 5 मिनट के लिए अटेंशन दे रहे हो, इट इज गोइंग टू स्टोर इन योर LTM, दैट इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, अब आ जाते हैं क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन पे। सो इस इनका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है, इट हैज अनाउंस्ड रिफॉर्म्स इन दी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स। व्हाट इज द CCTS? सो इट एस्टैब्लिशेस ए कार्बन क्रेडिट trading market. So this was in 2023 pre. Initially, it was announced under the Energy Conservation Act. Again, this becomes important. Energy Conservation Act 2001. तो यहाँ पर UPSC डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन बिल, अब क्या करोगे दोस्त? ओके, वट एवर इज इन द पास्ट 3 years, उसको PRS से आप देख लोगे। पास्ट 3 years के बिल का PRS समरी, अगर इंपॉर्टेंट है, किसी UPSC के सब्जेक्ट से लिंक हो रहा है, UPSC के सब्जेक्ट से लिंक हो रहा है, तो आप जरूर करोगे, ठीक है? ऑल राइट, यस, सो BE इज द एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज द एडमिनिस्ट्रेटर। ऑल राइट, नेशनल स्टीयरिंग कमिटी इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बॉडी है, इट इज ओवरसीन बाय पावर एंड एनवायरमेंट सेक्रेटरीज टू गवर्न द इंडियन कार्बन मार्केट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, इट सेट्स द टारगेट फॉर एमिशन रिडक्शन। देन कम्स योर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्क, CERC। इट रेगुलेट्स द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ये क्या करना है आपको? आपको BEE को, आपको वेबसाइट पे जाना है, BEE के, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के वेबसाइट पे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट आपको स्पेंड करने हैं।
और थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मे बी मेक सम इंपॉर्टेंट नोट्स 3-4 लाइन के. दैट्स ओके. ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इट सर्व्स एज द रजिस्ट्री ऑफ द आईसीएम. ये जो है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया क्या है, ये जो अपना जो कार्बन ट्रेडिंग है उसका एक तरीके से रजिस्ट्री की तरह काम करता है. मेजर रिफॉर्म्स अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो वैलिडेट करेगा अब कार्बन क्रेडिट्स को. अब वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, विच अर्लियर इट्स रोल वाज ऑफ मियरली वेरीफाइंग. वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में फर्क क्या है? वेरिफिकेशन की हाँ ये ठीक है, और वैलिडेशन मतलब यू आर, अब जो है वैलिडेशन इज अ हायर प्रोसेस. वैलिडेट करना टिकट को, मतलब विदाउट बीईई ये प्रोसेस आगे नहीं जा सकता. ऑलराइट. इट अलाउज नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, नॉन ओईज which voluntarily purchases, so there is no obligation on these entities, but they still voluntarily purchases the carbon credit certificates to register decarbonization projects and generate carbon credit. आपको पता है कि कार्बन क्रेडिट जो है वो क्या करता है फ्रेंड्स? आपको पता है कि जो कार्बन क्रेडिट है, इट कैन हेल्प यू इवन इन द ट्रेडिंग साइड ऑफ द थिंग्स, जहां पर जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो कार्बन क्रेडिट खरीद के अपना कार्बन ऑफसेट कर सकती है. तो एज अ नेट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन क्रेडिट आपके पास पैसे आ सकते हैं, आप इसको कार्बन एक्सचेंज पे बेच सकते हो. राइट. अब आ जाते हैं कार्बन मार्केट्स पे. सो कार्बन मार्केट्स आर ट्रेडिंग सिस्टम. जैसे स्टॉक खरीदते हो आप, जैसे स्टॉक सेल करते हो, बाई करते हो, उसी तरीके से कार्बन मार्केट भी आप कर सकते हो. वेयर कार्बन क्रेडिट्स, अगेन दिस इज ए 2023 प्री topic, are sold and bought, allowing companies and individuals to offset their greenhouse gas emission by purchasing carbon credits from those that remove or reduce GHG emission. ऑलराइट. तो मान लो कि मेरी कंपनी है और मैं रिमूव कर रहा हूं, ओके, आई एम रिमूविंग और रिड्यूसिंग जीएचजी एमिशन, तो मैं कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर सकता हूं. और कोई दूसरी कंपनी है जो कि ज्यादा पोल्यूट कर रही है, इट इज नॉट एबल टू ऑफसेट दैट मच, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हम उस कंपनी को, मेरी कंपनी बेच देगी कार्बन क्रेडिट. आपने सुना है वो जू बन रहा है रिलायंस का, जू बन रहा है, रिलायंस का जू बन रहा है. यस. तो जो जू बन रहा है, क्यों बन रहा है? व्हाई इट इज अ 500 acre जू इज बीइंग मेड नियर द, यस, नियर, करेक्ट, नियर द रिफाइनरी. उसके लिए ये रीजन है, दिस इज फॉर दिस कार्बन क्रेडिट ओनली, कि रिलायंस जितना भी रिफाइनरी से निकाल रहा है उसको क्या कर रहा है, उसको वापस से उस प्रोजेक्ट से, जू से, उसको वापस से ले रहा है, अब्सॉर्ब कर ले रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ दीज थिंग्स हैपन? कार्बन ट्रेडिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997. तो 1997 में कार्बन ट्रेडिंग जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल ने इसको निकाला था. नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, सो इट वाज लॉन्च्ड बाय यूएनडीपी. सो यूएनडीपी ने इस नेशनल कार्बन रजिस्ट्री को निकाला था. सो इट फीचर्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्रेडिटेड एज ए डिजिटल पब्लिक गुड सपोर्टिंग कंट्रीज इन मैनेजिंग नेशनल डेटा एंड प्रोसेस फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग. तो ये नेशनल कार्बन रजिस्ट्री इज बीइंग लॉन्च्ड बाय यूएनडीपी. आपको यूपीएससी दे सकता है 4 ऑप्शंस, उसके लिए रेडी रहना. सो व्हाट इज दैट? इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जहां पर कोई भी कंट्री जो है अपना नेशनल डेटा को मैनेज कर सकता है और जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है. इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम टू मीट इंटरनेशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. सो देयर आर ऑल्सो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. वाई? बिकॉज अगर हर कंट्री अपने मन मर्जी का रिपोर्टिंग करेगा, so there will be a lot of problems in gauging what is the what is the right amount of emission that is being released. Okay. It promotes the development of carbon market by facilitating the trading of carbon credit. तो ये चीज आप याद रखें. Article 6 of Paris Agreement, it allows countries to voluntarily cooperate to achieve emission reduction target set out in their nationally determined contribution.
सो ये वॉलेंटरी कोऑपरेशन जो है ये कैसे हो रहा है? आपने देखा होगा कि इंडिया ने हाल फिलहाल में अभी जैसे वॉलेंटरी कोऑपरेशन इन जनरल का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। याद होगा आपको, इंडिया ने जो अपना कोविन प्लेटफॉर्म है उसको ग्लोबली ओपन सोर्स के थ्रू रिलीज कर दिया। नाउ एनी कंट्री can use India's software and make a co-win platform and make a digi locker platform or some other platform, Aadhaar platform, using India's experience. So that is what voluntary cooperation is. So वही चीज जो है आपका नेशनल कार्बन रजिस्ट्री के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यस वी डिस्कस्ड इट ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स, यस यू रिमेंबर दैट। अब हम आ जाते हैं मिशन लाइफ पे। सो मिशन लाइफ में क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो बहुत ही ज्यादा ये मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे हैं। सो इट्स एन इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट। सो इट इज मोर लाइक अ फील गुड मूवमेंट। ओके, it is like a feel good movement initiated to prompt individual and community actions for environmental protection and preservation। UNFCCC COP26 में इसको लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसमें है। ठीक है, सो ये मास मूवमेंट है, समझ रहे हो, चेन बनाते थे बचपन में, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये सारी चीजें। तो इट इज बेसिकली जस्ट लाइक द स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में है ना कि खुले में शौच मत करो, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सो सिंबॉलिक चीजें, ठीक है, सिंबॉलिक चीजें बहुत रहती हैं। ऑल राइट, करेक्ट। सो दिस इज मेड फॉर two things. One is getting someone Nobel Peace Prize, and second is getting you a good thing to write as a mains conclusion answer। ठीक है, ऑल राइट, दोनों में से कोई भी हो जाए तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द विजन ऑफ लाइफ इनटू मेजरेबल इम्पैक्ट, मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियन and other global citizens for individual and collective environmental action, aim for at least 80% of all villages and urban local bodies in India to become environment friendly by 2028। What is the 7 themes? Save energy, save water, say no to single use plastic, adopt sustainable lifestyle, reduce waste, adopt healthy lifestyle, reduce e-waste। ये 7 जो है थीम बन जाते हैं आपके मिशन लाइफ के। ऑब्वियसली मिशन लाइफ को सीरियसली लेना है फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, व्हेन इट इज द पेट प्रोजेक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 80% विलेज को क्या करेंगे, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएंगे, और 1 बिलियन इंडियंस एंड फॉरनर्स को, ठीक है, 1 बिलियन इंडियंस एंड फॉरनर्स को लगाएंगे। पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे, उससे प्रॉब्लम नहीं है, पाम ऑयल इंपोर्ट से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहां से? प्रॉब्लम यहां से है कि आप पाम के पेड़ लगा रहे हो इंडिया में। इट हैज डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। पाम ऑयल जो है, एंड इट इज वेरी अनहेल्दी फॉर योर शरीर, फॉर योर बॉडी, इट इज वेरी अनहेल्दी। एंड ओके, सो नोबडी इज सेइंग दैट, नोबडी इज सेइंग दैट, ऑलराइट। लेकिन जैसे आप केएफसी में जाओगे, वहां पर भी दे यूज पाम ऑयल, केएफसी वगैरह में या मैकडोनल्ड्स में दे आर यूजिंग पाम ऑयल बिकॉज इट इज चीप। ओके, वो बहुत चीप है। कैसे इंप्लीमेंट होगा? सो कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय वेरियस मिनिस्ट्री, comprehensive list of 75 life action for individual communities and institution बनेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs जो है, और एक डैशबोर्ड ये बनाएंगे प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, कितने पेड़ लगाए, कितने प्लास्टिक को हमने बैन किया, या जो भी है ना, उसका एक डैशबोर्ड बनेगा, वो काउंट करते रहेगा। जैसे कोविड में था ना, कितने लोग को कोविड हो गया, कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोग मर गए, वो वाला। ओके, उसमें एक रिसेंटली EIACP में इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम सेंटर रायपुर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बाय टेकिंग ए लाइफ प्लेज फ्रॉम ओवर 12.38 लाख पीपल। तो 13 लाख लोग जो है रायपुर में, उन्होंने अपना प्लेज दिया था, और वहां पर जो है उन्होंने लाइफ प्लेज दिया था। तो व्हाट इज EIACP? So it's funded by MOEFNCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The program facilitates the collection, analysis and dissemination of environmental information। ये थ्री सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स के अंडर आता है, जिसमें इन्वायरमेंट, एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट है,
अलोंगसाइड इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम है और इन्वायरमेंटल रिसर्च। तो बेसिकली R&D रिसर्च से रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको एजुकेट करेगा और R&D करेगा ऑन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये किसको रिप्लेस करता है? एनविस को। दिस इज इंपॉर्टेंट। एनविस को रिप्लेस करता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, so it is part of the revamped scheme of EEA RSD approved from 2021 to 2026, okay, which subsumes the NVIS scheme। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। ये जो आपका EIACP है, EIACP, it basically subsumes your NVIS program। तो हो सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए वहां पर नेगोशिएट करने के लिए यूपीएससी। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज सीबैम? It's a policy instrument designed to ensure a fair price on carbon emitted during the production of carbon intensive goods entering the EU, encouraging cleaner production। तो क्या इंडिया इसके सपोर्ट में या अपोजिशन में? सीबैम के बीच में पीयूष गोयल जी आए थे बोलने, इंडिया अपोजेस दिस वेरी हार्शली। बिकॉज ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है सीबैम में, आप समझो। बहुत सारे ईयू कंट्रीज की जो ईयू कंट्रीज का जो कंपनीज है वो क्या कर रहा है, वो इंडिया और चाइना में अपना फैक्ट्री लगा के यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन से बच रहा है। नाउ नाउ दीज पीपल, व्हाट द ईयू इज सेइंग, यूरोपियन यूनियन इज सेइंग कि तुम बच नहीं सकते, जितना तुम यहां पर बचा रहे हो इंडिया और चाइना में, उतना हम तुम पे टैक्स लगा देंगे। ओके, the importers are required to purchase carbon certificates equivalent to the carbon pricing rules of EU। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंडिया में जाके पल्यूट करके प्रोड्यूस करो और वही गुड्स यूरोपियन यूनियन में आप भेज दो। ओके, उसका आपको उतने इक्विवेलेंट आपको खरीदना पड़ेगा कार्बन सर्टिफिकेट। इंपोर्टर्स कैन क्लेम डिडक्शन on their CBAM liability if non-EU producers have already paid for emission in their country। मतलब अगर सपोज टॉय मंगा रहे हैं, ठीक है, टॉय बना इंडिया में और इंडियन मैन्युफैक्चरर ने बनवाया, तो इंडिया में जो है, इंडिया में क्या है, आपने अगर टॉय बनवाया और आपने यूरोप में इंपोर्ट कर दिया, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपने तो यूरोपियन यूनियन का पैसा नहीं दिया जो यूरोपियन यूनियन में लगता आपको अगर आप टॉय बनाते पल्यूट करते। तो वहां पर यू क्या बोल रहा है कि उसके इक्विवेलेंट आप कार्बन क्रेडिट खरीदो, ताकि एटलीस्ट जो है आप एक होता है ना कि पोल्यूट हेयर पे देयर वाला प्रिंसिपल है, कि आप इंडिया में पोल्यूट करो और यूरोपियन यूनियन में पे करो अपने पोल्यूशन का। तो उससे क्या हो रहा है, इंडिया इज फियरिंग कि उसके जो टॉयज है या बाकी चीजें जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सारा रिडंडेंट हो जाएगा। बिकॉज रिडंडेंट होगा कि नहीं, इंडिया का फायदा क्या रहेगा, चीप लेबर, उसका फायदा तो चला गया ना। व्हेन ओके, बदमाशी, ओके, नहीं उनको नहीं है, वर्चू सिग्नलिंग है ना, ये समझो ना, वर्चू सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल पीपल, ओके, मल्टीपल पीपल स्टिल हैव दिस बिलीफ कि हम दुनिया का ठेका लेके रखे हो। उनको ये मतलब नहीं है कि मेरा इंडिसीज क्या है क्या नहीं है। वॉट दे आर ऑफ द ओपिनियन इज दैट कि पूरे दुनिया का ठेका मेरे ऊपर है, मेरे मेरे ऊपर पूरी दुनिया का ठेका है। ओके, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम, मैं दुनिया भर का कलेश मचाऊंगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड सीबैम? हाउ डज सीबैम वर्क? यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हो अगर इंडिया में आपने ऑलरेडी पे कर दिया, आपने इंडिया में ऑलरेडी अगर पे कर दिया। यस, इट इज अ सिनिस्टर स्कीम बेसिकली। सीबैम जो है इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस खत्म करने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस खत्म करने के लिए चाइना और इंडिया में। So reporting under CBAM has already started from 1st October 2023 with full operation commencing on 1st January 2026। It is designed to align with WTO rules। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैरियर फॉर एंट्री हो जाए, WTO के अंदर बैरियर फॉर एंट्री नहीं होनी चाहिए। Acting as a non-tariff barrier for exports, particularly affecting Indian exports। गुड्स क्या क्या कवर है, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन।
It is part of European Union's Fit for 55 package, which aims to reduce greenhouse gas emission and promote cleaner production. तो ये आप याद रखना, फिट फॉर 55 किसका है? यूरोपियन यूनियन का है. It targets reducing net greenhouse gas emission by at least 55% by 2030 from the 1990 levels. और इनको क्या करना है? नेट जीरो एमिशन 2050 तक लेके आना है. इंडिया का क्या प्लान है? कब है नेट जीरो एमिशन? 2070. ओके. ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान पास हुआ है यूरोपियन यूनियन में, which aims at supporting the transition to a green economy. वहां पर पता है ना आपको, there is a green movement also, there is a green party. यूरोपियन यूनियन में देयर इज अ ग्रीन पार्टी विच विंस अ लॉट ऑफ सीट्स, और उनका यही है फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, क्लाइमेट चेंज कॉन्शियसनेस, वीगन लाइफस्टाइल, इसको प्रमोट करता है. एंड देर आर सीरियस पॉलिटिकल पार्टी. दे आर ए सीरियस पॉलिटिकल पार्टी. यू विल नॉट बिलीव, दे आर इन मल्टीपल कंट्रीज. स्वीडन में है, जर्मनी में है, नीदरलैंड्स में, हर जगह पे आपको मिल जाएगी. ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हेयर राइट नाउ. Okay. And right.